जू फैन उस फार्मूले को रीड करने के बाद कहता है, इस मेडिसिन को बनाने के लिए जो 7 जड़ी बूटियां यूज हो रही हैं वो तो बहुत ज्यादा हास हैं और उनको ढूंढना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इस टेक्निक के मुताबिक समझ नहीं आ रही कैसे पॉइजन बने या फिर एक एंटीडोट बनेगा। जू फैन वहीं पर थोड़ी देर सोचने के बाद सीधा उस बूढ़ी औरत की तरफ चला जाता है जिसकी बॉडी वहां पर हार्ड हुई पड़ी है। जू फैन जाते जाकर उसकी पल्स को चेक करता है और सोच रहा होता है, ये बात तो वाज है, इसकी बॉडी के अंदर 7 कलर पॉइजन है। 7 कलर पॉइजन की वजह से इसकी ये हालत हुई है। जू फैन कहता है, बिल्कुल सिस्टर चूचू की तरह इसकी बॉडी के अंदर भी पॉइजन है और साथ ही इसने बुद्धि जेट लिक्विड को यूज करते हुए अपने पॉइजन को सुप्रेस किया हुआ है। लेकिन क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन बहुत ज्यादा फैल गया था इसलिए इसको बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इन्होंने 1000 ईयर्स ओल्ड आइस बैड को यूज किया है इसको प्रिजर्व करने के लिए। इस आइस बैड के ऊपर इसको बिठा दिया गया है ताकि इसकी पूरी की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाए और ये जिंदा रहे। अगर ये आइस बैड यहाँ पर नहीं होता तो ये बूढ़ी औरत कब की मर चुकी होती। जू फैन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, एंटीडोट को बनाने का फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ अजीब चल रहा है। इस फार्मूला में कुछ ना कुछ मिसिंग है। आंटी टाओ से कहती है, मुझे लगता है शायद तुम इस सारी बात को समझ रहे हो। मैं पिछले काफी सालों से इस एंटीडोट को समझने की कोशिश कर रही हूँ और इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं इस एंटीडोट को नहीं बना पा रही। इस फार्मूला में कुछ तो ऐसा है जो हमसे मिस हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि तुम इस फार्मूला को यूज करते हुए अल्केमी परफॉर्म कर सकते हो और इस तरह का कोई एंटीडोट बना सकते हो जो कि इस पॉइजन को क्योर कर सके। आंटी टाओ सिस्टर चूचू से कहती है, चूचू कहीं ऐसा तो नहीं तुम इस लड़की को यहाँ पर लेकर आई हो ताकि मैं इस लड़के के ऊपर नजर रख सकूं। सिस्टर चूचू आंटी टाओ से कहती है, आंटी टाओ मैं इसीलिए यहाँ पर नहीं आई। वो साथ ही उसको सारी बात बता देती है कि वहाँ पर क्या हुआ है, हेजू टावर की क्या हालत है। आंटी टावर से बात सुनने के बाद चलाना शुरू कर देती है। आंटी डव उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, क्या हमारा हेजू टावर बर्बाद होने वाला है और इंपीरियल गेट वाले भी हमारा साथ नहीं दे रहे। आंटी चूचू भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है, चूचू अब तुम क्या करने वाली हो। मुझे नहीं लगता कि हेजू टावर को हम लोग बचा पाएंगे जबकि इंपीरियल टावर वाले इस सब में शामिल हो चुके हैं। चूचू अब तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम उन सारी बड़ी फैमिलीज को हेजू टावर को इस तरह बर्बाद करने दोगी। सिस्टर चूचू कहती है, नहीं ऐसा नहीं होगा। अपने हेजू टावर को बचाने के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने वाली हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर आपसे भी कहने के लिए आई हूँ, हम सबको उनके साथ फाइट करना होगी जब तक कि हम लोग मर नहीं जाते। हम मरते दम तक उनके साथ फाइट करेंगे और अपने हेजू टावर को बचाने की आखिरी कोशिश करेंगे। जू फन सैक्रिफाइस की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और साथ ही में सैक्रिफाइस के बारे में बताता है कि सैक्रिफाइस का ओरिजिन कहाँ से निकला है। जू फन कहता है, इन बड़ी सातू फैमिलीज के पास एक ऐसा मास्टर है जो कि गल्ड्राम का है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रैंग है। उसको फैमिली का गार्डियन भी कहा जाता है। जब तक कि पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय होने की कगार पर ना हो वो लोग उस गार्डियन से हेल्प नहीं मांगते और जब उस गार्डियन से हेल्प मांगी जाती है तो हम लोग इसको सैक्रिफाइस कहते हैं, यानी कि वो सारे के सारे लोग मिलकर फाइट करते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं। जू फैन कहता है, ये तो वाजह है कि हेजू टावर अपनी आखिरी लिमिट पर पहुंच चुका है। हेजू टावर के पास अब फाइट करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा। अगर हेजू टावर वालों के पास भी उनके ग्राम के कुछ का ऑडियंस हैं तो ये बार बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। 7 फैमिलीज वाले अगर इनको हरा नहीं पाए तो वो सारे मास्टर्स काफी ज्यादा डैमेज टेक करेंगे जिसकी वजह से ये बार काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी। जू फैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सिस्टर चूचू से चिल्लाकर कहता है, सिस्टर चूचू तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, जल्दी से अपने गार्डियंस को मदद के लिए बुलाओ। हम सब लोग मिलकर उनके साथ फाइट करेंगे और उन सबको बताते हैं कि ह्यू टावर वालों के पास अभी भी एक पावर हाउस है। सिस्टर चूचू उसे कहती है, हम लोग अपने गार्डियन को नहीं बुला सकते क्योंकि अगर हम लोगों ने अपने गार्डियन को बुलाया तो एक जंग छिड़ जाएगी। कुछ फैमिलीज हमारा साथ देंगी, कुछ फैमिलीज उनकी तरफ से फाइट करेंगी। सातों बड़ी फैमिलीज आपस में जंग करना स्टार्ट कर देंगी, पर इससे आम लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। गरीब और ज्यादा गरीब हो जाएंगे और बहुत सारे निर्दोष और आम लोग भी इस सब में मारे जाएंगे। और वैसे भी अगर हम लोग जंग में जाते हैं तो हमारी सिस्टर्स का क्या होगा। जंग को हारने के बाद हमारी सिस्टर्स कहाँ पर जाएंगी। मुझे अपनी सिस्टर्स के बारे में भी सोचना है। मैं हेजू टावर की चीफ ओनर हूँ, मुझे अपनी सारी सिस्टर्स जो कि टावर्स की हेड हैं उनके बारे में भी सोचना है कि उन सब के फ्यूचर क्या होगा। आंटी टाओ से कहती है, चूचू तुम्हारा फैसला बहुत ज्यादा सही है। अब मुझे समझ आ रही है कि हमारी ग्रैंड माँ ने सभी को इग्नोर करते हुए तुम्हें हेजू चाप का चीफ ओनर क्यों बनाया था जबकि तुम उस वक्त सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी।
अभी लोगों ने इस फैसले को बहुत ज्यादा अपोज किया, लेकिन फिर भी ग्रैंड माँ ने तुम्हें चीफ ओनर बनाया। जू फैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा कमजोर दिल की है। अगर मेरे पास ये फैसला होता कि मैंने ये डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है, तो मैं अपनी पूरी आर्मी को लेकर फाइट के लिए रेडी हो जाता। मेरे पास चलता तो मैं इस पूरी की पूरी दुनिया को फाइट में झोंक देता एक बार, जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता। लोगों के मरने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं एक डीएम एम्परर हूँ जो कि दूसरों की लाशों के ऊपर पावर खाकर ऊपर चढ़ना जानता है। ये सारी औरतें तो बिल्कुल बेकार हैं जो फाइट नहीं करना चाहती। इन्हें अमन और शांति की बात करनी है, वो भी ऐसे टाइम में जब इनका हेजू टावर डिस्ट्रॉय होने वाला है। सिस्टर चूचू आंटी टावर से कहती है, हमारी जजू टावर की बहुत सारी हेड्स ऐसी हैं जिनको मेडिसिन किंग ने अपने 7 कलर पॉइजन से पॉइजन दिया हुआ है, और वो हमारे बुद्धि जड़ लिक्विड के पीछे है। मैं चाहती हूँ कि आप बुद्धि रूट्स को सेफर रखें। आप इस सारे मामले को खुद हैंडल करें। आप इन बुद्धि रूट्स को सेफ रखें, और अगर आप इन बुद्धि रूट्स को सेफ नहीं रख सकती तो मुझे लगता है कि आखिर पर हमें बुद्धि रूट्स को ट्रेड करके उससे एंटीडोट लेना पड़ेगा। एंटीडाउस इसलिए चूचू से कहती है, तुम क्या चाहती हो कि इस कंपटीशन में मैं इस मेडिसिन किंग के साथ compete करूं? तुम्हें लगता है कि मैं मेडिसिन किंग को हरा सकती हूँ? आंटी डाउ साथ ही हंसना शुरू कर देती है और कहती है, चूचू जरा गौर से मेरी तरफ से देखो, मैं इतनी बड़ी अल्केमिस्ट होती तो मैं कब से इस एंटीडोट को बना लेती। हालांकि मेरे पास इसका फार्मूला मौजूद है। मेरी शक्ल की तरफ देखो, मैं एक भूत लगती हूँ। मैं कभी भी एक अच्छी अल्केमिस्ट नहीं बन पाई। तुम्हें लगता है कि मेरी अल्केमी मेडिसिन किंग को हराने के काबिल है, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। मैं मेडिसिन किंग का मुकाबला नहीं कर सकती है। सिस्टर चूचू आगे बढ़ती है और जाकर आंटी डाउ के कान में कुछ कहती है। आंटी डाउ उसकी सारी बात सुनने के बाद कहती है, तो अच्छा, तुम्हारे कहने का ये मतलब है तुम ऐसा करना चाहती हो। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं। आंटी टाओ जू फैन से कहती है, लड़के यहाँ पर आओ और जाकर ग्रैंड माँ के सामने 3 दफा अपना सर झुकाओ। जू पर आंटी टाओ से कहता है, अब ये ग्रैंड माँ कौन है? तुम्हारा नाम तो आंटी टाओ है, अब मैं तुम्हें ग्रैंड माँ कहना शुरू कर दूं? आंटी डाउ से इशारा करते हुए कहती है, वो सामने जो लिविंग डेड है वो हमारी ग्रैंड मान है। जाकर उसके सामने 3 दफा सर झुकाओ। जू फैन भी सोच रहा होता है, आए जो उस लिविंग डेड यानी कि उस जॉम्बी औरत को अपनी ग्रैंड माँ से क्यों कह रही है। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि उसके सामने 3 दफा सर झुकाने से क्या होगा। क्या इससे कुछ अच्छा हो जाएगा? हेजू टावर बच जाएगा? जू फैन कहता है, वैसे तो मैं एक डिमन एम्परर हूँ और किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाता, लेकिन ये वैसे भी मरी हुई है। एक जॉम्बी के सामने अपना सर झुकाने में क्या बुराई है? चलो ठीक है, जाके सर झुकाते हैं। और वो चला जाता है और ग्रैंड माँ के सामने जाकर झुक जाता है। जैसे ही वो ग्रैंड माँ के सामने जाकर सर झुकाता है, सिस्टर चूचू भी उसके साथ ही आकर बैठ जाती है और वो दोनों 3 दफा ग्रैंड माँ के सामने अपना सर झुकाते हैं। जू फैन बेचारे को इस सब के बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक सेरेमनी हो रही है। आंटी टाव उन दोनों से कहती है, ठीक है, तुम दोनों ने रस्म को पूरा कर दिया है, चलो जल्दी से अब वापस आ जाओ। जू फैन सोच रहा होता है, मैंने 3 दफा सर झुका दिया लेकिन कुछ भी नहीं हो। और साथ ही वो सिस्टर चूचू की तरफ देखता है और कहता है, अगर मुझे सर झुकाना था तो फिर सिस्टर चूचू यहाँ पर क्या कर रही थी? इसने क्यों सर झुकाया? जू फैन जैसे ही आंटी डाउ के सामने जाता है, आंटी डाउ से कहती है, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। जू फैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं जहाँ पर क्यों घुटनों के बल बैठूं? पहले तुमने मुझे एक मुर्दा के सामने 3 दफा अपना सर झुकाने को कहा और अब तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं। वो सिस्टर चूचू से कहता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? मुझे पहले वाले की अभी तक समझ नहीं आई और तुम मुझे इस औरत के सामने भी घुटने टेकने का कह रही हो। सिस्टर चूचू से कहती है, जैसा कहा जा रहा है बिल्कुल वैसा ही करो। चुप रहो। जू फैन वैसे तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं सोजू की बॉडी में हूँ, मैं यही कंसीडर कर लेता हूँ कि ये सोजू की बॉडी है जो कि इस आंटी के सामने झुक रही है। जू फैन आंटी टाव के सामने झुक जाता है। आंटी टाऊ से कहती है, शाबाश, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब मैं तुम्हें अपने हेजू टावर की सारे सीक्रेट्स के बारे में बताती हूँ कि हमारे हेजू टावर की हिस्ट्री क्या है। जबकि जू फैन कह रहा होता है, मुझे तुम्हारी सारी बकवास में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे तुम्हारी हिस्ट्री नहीं सुननी। आंटी डाओ सारी कहानी को शुरू करती है। आंटी डाओ कहती है, आज से तकरीबन 100 साल पहले हमारे हेजू टावर और मेडिसिन किंग पैलेस के दरमियान में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था। हम दोनों एक दूसरे के अलाइज हुआ करते थे। मेजू टावर की लड़कियां अक्सर वहां पर मेडिसिन पल हाल में शादी करके जाती थी। मेडिसिन किंग जनसोंग से पहले ही 7 कलर पॉइजन को इजाद कर लिया गया था। मेडिसिन किंग फैमिली वालों के पास एक ऐसा एल्केमिस्ट था जिसने 7 कलर वाला पॉइजन बनाया, लेकिन आज से 100 साल पहले ये पॉइजन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ करता था। लेकिन फिर उन्होंने हेजू टावर वालों से मदद मांगी और हमारे हेजू टावर वालों ने अपने पास से बुद्धिजड़ लिक्विड उनको दे दिया। फिर उन्होंने अपने 7 कलर वाले पॉइजन में बुद्धिजड़ लिक्विड को शामिल किया, जिसकी वजह से वो पॉइजन बहुत ज्यादा
पावरफुल हो गया। इस सांप के कुछ अरसा गुजरने के बाद हमारी हेजू टावर की एक लड़की और मेडिसिन किंग का एक लड़का, जिन दोनों की शादी हुई थी, उन दोनों में आपस में एक झगड़ा हो गया। दोनों फैमिलीज के रिश्तेदारों में आपस में बहुत जारी फाइट हुई। लड़की लड़के में बहुत ज्यादा फाइट हुई। लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने अपने 7 कलर वाले पॉइजन को अपनी बीवी पर यूज कर दिया। वो लड़की अपने हस्बैंड से मार खाने के बाद वापस हेजू टावर में आ गई ताकि हेजू टावर वाले लोग उसके बिहाव पर उसके हस्बैंड से बदला ले सके या फिर मेडिसिन किंग फैमिली से बदला ले सके। लेकिन जब वो लड़की वापस आई और उसने बुद्धि जड़ लिक्विड की मदद से अपनी बॉडी को हील करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। बुद्धि जड़ लिक्विड उस पॉइजन के खिलाफ बिल्कुल बेअसर था। हालांकि कहा जाता है कि बुद्धि जड़ लिक्विड मुर्दा को भी जिंदा कर सकता है, लेकिन 7 कलर पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल था कि बुद्धि जड़ लिक्विड भी उसको हल नहीं कर पाया। ये मसला क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस था, इसीलिए हेजू टावर की उस वक्त की सीनियर मैनेजमेंट ने मेडिसिन फैमिली वालों को अपना बुद्धि जड़ लिक्विड देना बंद कर दिया। उनको इसकी सप्लाई रोक दी गई। मेडिसिन किंग फैमिली वालों को बुद्धि जड़ लिक्विड लाजमी तौर पर चाहिए था क्योंकि उनको अपने 7 कलर पॉइजन को बनाने के लिए बुद्धि जड़ लिक्विड की जरूरत थी। इसीलिए दोनों फैमिलीज में एक बड़ा झगड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जब इन दोनों में दुश्मनी हो गई तो उसके कुछ अरसा के बाद मेडिसिन किंग फैमिली वालों ने हमारे टावर में आकर हमारी बहुत सारी हेड ओनर्स को मार डाला, वो भी अपने 7 कलर पॉइजन को यूज करते हुए। इस वजह से ये झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारे हेजू टावर में सिर्फ लड़कियां थीं, इस वजह से हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब हम लोगों ने इंपीरियल फैमिली वालों से मदद मांगी तो फैमिली वालों ने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया क्योंकि रॉयल फैमिली वालों को मेडिसिन किंग फैमिली से बहुत सारी मेडिसिन तोहफे तौर पर मिला करती थीं और इस तरह हमारा टावर पहली बार डिस्ट्रॉय हुआ मेडिसिन किंग फैमिली के हाथों से। और उसके बाद हमने अपने टावर को फिर से बनाया, लेकिन उन्होंने फिर से हमारे टावर पर अटैक किया और उसे फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया। हम लोग अपने हेजू टावर को फिर से बनाते हैं और वो हमारे हेजू टावर को फिर से डिस्ट्रॉय कर देते थे। इसी तरह चलता रहा। फिर कुछ अरसा के बाद हमारे टावर में एक लड़की आई, एक हेड डोनर जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसने मेडिसिन किंग वालों का डटर मुकाबला किया। उस लड़की को आयरन लेडी कहा जाने लगा और उसका नाम चू बाई जून था। वो लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बहुत ज्यादा समझदार भी। उस लड़की ने अपनी फैमिली की बहुत सारी लड़कियों को 7 बड़ी फलीज में शादी करने के लिए बेच दिया, जिसकी वजह से हमारी पावर बढ़ती गई और हम सब लोगों ने अपने हेजू टावर को बहुत ही स्ट्रांग बना ली ताकि हमारा शुमार 7 फैमिलीज में होने लगा। मेडिसिन किंग फैमिली वाले जितनी बार भी हमारे हेजू टावर पर अटैक करने के लिए आए, वो सारे लोग चू बाइचुन के हाथों से शिकस्त खाकर वापस चले गए। हमारे हेजू टावर में जितने भी डिसाइल्स थे वो सारे उस लड़की को, आयरन लेडी को, अपनी ग्रैंड माँ कहना शुरू कर दिया और यहीं से हम सब लोगों ने भी उसे अपना ग्रैंड माँ कहना शुरू कर दिया। हालांकि ग्रैंड माँ हमारी चीफ ओनर नहीं थी, लेकिन उसने 3 जनरेशन तक हमारे चीफ ओनर्स को असिस्ट किया। बाकी की 6 फैमिलीज वाले भी ग्रैंड माँ के इन सारे स्किल्स की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। वो उसे बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे। अगर ग्रैंड माँ यहाँ पर नहीं होती तो हमारा हेजू टावर कब का खत्म हो चुका होता। जहाँ तक कि मेडिसिन किंग फैमिली वाले भी हमारी ग्रैंड माँ की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, लेकिन हमारी आयरन लेडी यानी कि हमारी ग्रैंड माँ, वो भी मेडिसिन किंग फैमिली वालों के एक सीक्रेट लाइक से नहीं बच पाई। अपनी टावर की 3 हेड लड़कियों को बचाने की कोशिश के दौरान मिसेस मेडिसिन किंग जनसोंग के हाथों से जख्मी हो गई। उसने उसकी बॉडी के अंदर 7 कलर पॉइजन डाल दिया। मास्टर जनसोंग के अटैक की वजह से हमारी ग्रैंड माँ बहुत ज्यादा जख्मी हो, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा जख्मी होने के बावजूद वो फिर से वापस हेजू टावर में आ गई। हेजू टावर में आने के बाद वो इतनी ज्यादा जख्मी थी, लेकिन फिर भी मरने से पहले उसने एक फैसला किया। उसने अपनी छोटी बेटी, जिसका नाम चू किंग चंग था, उसे हेयू टावर का चीफ ओनर बना दी। ये चू किंग चैंग तुम्हारी सिस्टर चूचू है। ये उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी। बहुत सारी हेड ओनर्स इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थे, लेकिन मास्टर किंग काई और मास्टर डूडन ने चू किंग चैंग का बहुत ज्यादा साथ दिया और उसे चीफ ओनर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प की। हेजू टावर में सभी को यही लगता था कि ग्रैंड माँ मर चुकी है, लेकिन ग्रैंड माँ अभी जिंदा थी, जो कि मौत और जिंदगी के दरमियान फंसी हुई थी, क्योंकि हेशू टावर की चीफ ओनर यानी कि आंटी डाओ बहुत ही अच्छी
अल्केमिस्ट थी। उन्होंने अपनी मेडिसिन की वजह से उन्हें जिंदा रखा और उसके बाद आंटी डाउ उन्हें उठाकर यहाँ पर इस केव के अंदर ले आई। यहाँ पर इनको एक लिविंग डड यानी कि जॉम्बी बनाकर इस आइस बैड के ऊपर बिठा दिया गया। इस आइस बैड की मदद से इनकी पूरी की पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी है, यानी कि ये मरी हुई नहीं है न जिंदा भी नहीं। फिर स्टोरी बैकग्राउंड से निकल आती है। आंटी टाव जूफैन से कहती है, लड़के क्या तुमने ये सारी बातें याद कर ली? क्या तुम्हें हेजू टावर की हिस्ट्री याद हो गई है? जूफैन आंटी टाव से कहता है, हाँ मुझे सारी हिस्ट्री याद हो गई है। आंटी टाव जूफैन का हाथ पकड़ती है और साथ ही सिस्टर चूचू का हाथ पकड़ती है और उन दोनों के हाथ मिलाते हुए कहती है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इस हिस्ट्री को आगे अपने बच्चों तक पहुंचाना, क्योंकि जब तक हमारे हेजू टावर की हिस्ट्री को कोई याद रखेगा तब तक हमारा हेजू टावर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। फिर आंटी टाव पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उनसे कहती है, वाइडन फेस्टिवल के होने में ज्यादा दिन नहीं रह गए, इसीलिए तुम दोनों अपना ख्याल रखो। मैं भी कुछ तैयारी कर लूंगी। मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगी और जैसों को हराने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर जूफैन और सिस्टर चूचू दोनों ही उस केव से बाहर आ जाते हैं। जूफैन बाहर आते ही उसे कहता है, सिस्टर चूचू आयुष यहाँ पर चल क्या रहा है? अंदर क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आई। सिस्टर चूचू उसे कहती है, सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, ये सिस्टर का लफ्ज हटा दो। आज के बाद तुम मुझे सिर्फ चूचू कहोगे। और साथ ही सिस्टर चूचू उसके सामने अपना नकाब हटा देती है। जूफैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। वो फिर से आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। आज से तुम हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हो, यानी कि तुम हेजू टावर के एक मेंबर हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। सिस्टर चूचू से कहती है, चलो फिर ठीक है, अब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊं। फिर वो दोनों चलते हुए एक क्लिफ के ऊपर चले जाते हैं, जहां पर एक रथ के नीचे 3 कब्र होती हैं। इनमें से एक कब्र के ऊपर एक लोक पड़ा होता है, जिसके ऊपर इवन टॉपलिंग पिल लिखा होता है। जूफन उस पिल का नाम सुनने के बाद हंसता और कहता है, मेडिसिन किंग जनसॉन अगर अपनी पूरी जिंदगी में इस कोशिश में लगा रहे, फिर भी वो इस तरह की कोई पिल नहीं बना पाएगा, क्योंकि इस पिल को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेडिसिन किंग भी नहीं बना सकता। सिस्टर चूचू जूफैन से कहती है, तुम्हें इस कोट के ऊपर लिखे हुए अल्फाज को पढ़कर हंसी आ रही है, मुझे पता है तुम भी यही सोच रहे होंगे कि इस कब्र के अंदर जो लड़का है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। वो लगता था कि वो यमन टॉपलिंग पील बना सकता है। चूचू उसे कहती है, ये मेरे छोटे भाई की कब्र है, जिसका नाम चूकिंग टिया था, जो कि स्पाई बनकर मेडिसिन किंग फैमिली में गया था। और ये क्लोक जो तुम देख रहे हो, यानी कि ये कोट तुम देख रहे हो, ये कोड उसका लिए मैंने बनाया था अपने हाथों से। जूफैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा जालिम है। इसने अपने छोटे भाई को मेडिसिन किंग पैलेस में स्पाई बनाकर भेज दिया, जबकि इसे पता था कि वहां पर बहुत ज्यादा खतरा है। चूचू उस कब्र के पास बैठकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सोंगजू यानी कि जूफैन से कहती है, जूफैन क्या तुम्हें याद है तुमने उस स्लाम एरिया के अंदर मुझे एक सेव दिया था, साथ ही तुमने उन लड़कों के साथ मेरे लिए फाइट की थी। तुमने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। क्या तुम्हें पता है कि उस दिन से तुम्हारी इज्जत मेरी नस्ल में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह देखती हूँ, जैसे कि मेरा छोटा भाई चूकिंग टिन। स्पेशली जब तुमने उस जू लैम के साथ फाइट की थी मेडिसिन किंग के स्टूडेंट के साथ, तब तुम्हारी स्ट्रेंथ देखने लायक थी। तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह था, उसे भी स्ट्रेंथ चाहिए थी और वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था। तुम दोनों का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा है। तुम दोनों को देखकर ऐसे ही लगता है जैसे तुम दोनों को एक ही मिट्टी से बनाया गया हो। जूफैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, ये तो लगा था शायद मैं डोंग टनबा की सारे स्किल्स को यूज करते हुए इस लड़की को पटाने में कामयाब हुआ हूँ, लेकिन ये तो मुझे अपने छोटे भाई की तरह देखती है। फिर वो फन हंसते हुए उसे कहता है, तो सिस्टर चूचू तुम मुझे अपने छोटे भाई की तरह समझती हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई जैसा हूँ? सिस्टर चूचू उसे कहती है, थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सिस्टर कहना बंद करो। अब मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं रही, मुझे सिर्फ चूचू कहा करो या फिर किंग चैंग कहा करो। जूफैन बेचारे को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। जूफैन सोच रहा होता है, ये मुझे अपने भाई की तरह समझती है, यानी कि मैं इसके छोटे भाई जैसा हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे अपने आप को सिस्टर क्यों नहीं कहने दे रही? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं, पता नहीं जहाँ पर चल के आ रहा है। सिस्टर चूचू उसे कहती है, हाँ मेरी तो वो सिस्टर ही है, मैं तो सिस्टर ही कहूँ। हाँ तो सिस्टर चूचू जूफैन से कहती है, जूफैन क्या तुम्हें पता है, पहले मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह देखती थी, लेकिन उस दिन के बाद से जब तुमने मेरे लिए फाइट की, जब तुमने मुझे उस दिन फल दिया, उस दिन के बाद से मैंने तुम्हें अपना भाई मानना छोड़ दिया। अब तुम मेरे लिए भाई नहीं रहे। सिस्टर चूचू से अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है कि मेरे पेरेंट्स हेजू टावर के एक ऑनर्डिनरी डिसाइल्स थे। वो लोग किसी किस्म के कोई ऑनर्स या फिर पावरफुल बंदे नहीं थे। मेडिसिन किंग ने उन दोनों को भी पॉइजन दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हुई थी। ग्रैंड माँ ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया था, मुझे और मेरे भाई को। हालांकि
वो मेरी असली मॉम नहीं थी। मैं जब छोटी थी तभी मैंने अपने आप से वादा किया था, मैंने और मेरे भाई ने, कि हम दोनों मिलकर मेडिसिन पील किंग को हरा दें। जब ग्रैंड माँ ने देखा कि हम दोनों बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, तो उन्होंने हमें पर्सनली तौर पर अपने पास रख लिया और हमें अपना स्टूडेंट बना लिया। मैं ग्रैंड माँ के स्पेस से बहुत ज्यादा राजी थी, लेकिन मेरा भाई, क्योंकि वो एक लड़का था और लड़के तो तुम्हें पता है कि लड़के ही होते हैं, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट था। वो अल्केमी में बहुत ज्यादा अच्छा था। वो हमारे हेजू टावर में नहीं रुकना चाहता था। हालांकि हमारे हेजू टावर में लड़कों का सिर्फ एक ही रोल होता है, हमारी लड़कियों से शादी करके अपने बच्चे पैदा करना और हमारे हेजू टावर की नस्ल को आगे बढ़ाना। लेकिन मेरे भाई को इस तरह की लाइफ नहीं जीनी थी। वो जहाँ से मेडिसिन किंग हाल में चला गया, वहां पर जाकर उसने स्पाई का काम किया। वहां से उसने मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ सीखा। आज से तकरीबन 3 साल पहले मेरा भाई हेजू टावर में वापस आया। जब वो वापस आया तो हमें सारी बात का पता चला। मेरा छोटा भाई मेडिसिन किंग फैमिली में अपनी मर्जी से नहीं गया था, बल्कि ये सारा कुछ ग्रैंड माँ का प्लान था। ग्रैंड माँ ने उसे कहा था कि वो वहां पर जाकर मेडिसिन किंग हाल में मेडिसिन को स्टडी करें। ग्रैंड माँ ने कहा था कि वो जाकर वहां पर मेडिसिन को स्टडी करे और अल्केमी को सीखे। लेकिन वो वहां पर जाकर रुक नहीं सका, क्योंकि हेजू टावर में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि उसके अपने लोग थे, जिनको 7 कलर पॉइजन दिया गया था। किंग न को जब लगा कि उसके हाथ में 7 कलर पॉइजन के एंटीडोट का फार्मूला लग चुका है, तो उसने वहां से फार्मूले को चोरी कर लिया और वापस जजू टावर में आ गया। अब क्योंकि मेडिसिन फैमिली में रूल्स बहुत ज्यादा सख्त है, कोई भी वहां से किसी भी मेडिसिन का फार्मूला नहीं चोरी कर सकता, इसलिए इसने वहां से फार्मूले को अपनी बॉडी के ऊपर लिख लिया। कुछ मेडिसिन की मदद से नॉर्मली कोई भी उसकी बॉडी के ऊपर उस फार्मूले को नहीं देख सकता, लेकिन कुछ खास पोशंस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग उस फार्मूले को देख सकते हैं। जूफैन उसकी बात सुनकर बोसता है, हैरान हो जाता है और कहता है, तो इसका मतलब आंटी टाव की केव के अंदर जो स्किन हमने देखी थी जिसके ऊपर फार्मूला लिखा हुआ था, वो तुम्हारे छोटे भाई की थी। जूफैन कहता है, इस लड़के ने तो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया। ये तो वाकई में एक डीएम कल्टीवेटर लग रहा है। हालांकि वो डीएम पाथ पर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा काम किया है जैसा डीएम सन्स भी नहीं कर सकते। उसने अपनी बॉडी के ऊपर फार्मूला को कार्व किया है, जिसे कार्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जूफैन कहता है, मुझे इस लड़के की स्टोरी सुनकर बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली है। जब मैं यहाँ से वापस अपनी लू फैमिली में जाऊंगा, तो वहां पर जाने के बाद मैं बड़ी बड़ी फैमिलीज के साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाऊंगा, ताकि मैं अपनी लू फैमिली को बहुत बड़ा बना सकूं। सिस्टर चूचू फिर से अपनी स्टोरी स्टार्ट करती है और कहती है, जब मेरा भाई किंग टिथियान वापस आया तो पूरे का पूरा हेजू पैलेस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि किंग रियान अपने साथ फार्मूला लेकर आया, उस एंटीडोट का जिससे 7 कलर पॉइजन को ठीक किया जा सकता था। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये पॉइजन दिया गया था। अगर एक बार किंग ना उस एंटीडोट को बना लेता, तो यहाँ पर किसी को भी मेडिसिन पील वालों से डरने की जरूरत नहीं थी। आंटी टाव और किंग ना ने दोनों ने मिलकर इस फार्मूले पर काम करना शुरू किया। उन्होंने एंटीडोट बनाने का काम शुरू किया, लेकिन ये फार्मूला बहुत ज्यादा मुश्किल था। उन्हें पता नहीं था कि इसको कैसे बनाना है। उन्होंने एक एंटीडोट बनाया। उन्हें लगा कि उन्होंने एक एंटीडोट बना लिया है, और उस एंटीडोट को बना लेने के बाद हमारे टावर की एक ऑनर, जिसे कि 7 कलर पॉइजन दिया गया था, उन्होंने उस एंटीडोट को उसके ऊपर यूज किया। लेकिन उस एंटीडोट के यूज करने के फौरन बाद वो ओनर मर गई, और उस ओनर के मरने के साथ ही उनकी अपनी बॉडी के ऊपर भी इस एंटीडोट का बहुत ही बुरा असर हुआ। हालांकि उनकी बॉडी के अंदर 7 कलर पॉइजन नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने जो एंटीडोट बनाया था वो असल में एंटीडोट नहीं बल्कि कोई और पॉइजन था। जूफैन सिस्टर चूचू से पूछता है, तो इसका मतलब तुम्हारा भाई उस पॉइजन की वजह से मरा जो वो बना रहा था, या फिर जो एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा था और बदले में उसे पॉइजन बन गया, इस वजह से वो गया? जूफैन सोच रहा होता है। वो लड़का बहुत ज्यादा यंग था, लेकिन फिर भी उसने एक 7th ग्रेड की पील को बनाने की कोशिश की। मैं तो इस लड़के से काफी ज्यादा जलस हो रहा हूँ, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? वो लड़का मर चुका है। अगर वो जिंदा होता तो वो आज बहुत बड़ा अल्केमिस्ट होता। सिस्टर चूचू उसे कहती है, मेरा भाई इस पॉइजन की वजह से नहीं मरा। जूफैन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। साथ ही सिस्टर चूचू रोना शुरू कर देती है और कहती है, मेरा भाई पॉइजन से नहीं मरा, बल्कि मेरे भाई को मार मार कर मार दिया गया। वो भी हमारे हेजू टावर के ऑनर्स ने उसे मारा था। जूफैन ये वाली बात सुनकर और भी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे हेजू टावर के ऑनर्स ने उसे क्यों मारा? उन सबको तो खुश होना चाहिए था कि वो उनके लिए सिर्फ ही फार्मूला चोरी करके लाया है। तो साथ ही जूफैन चुप हो जाता है, क्योंकि उसे सारी बात की समझ आ जाती है कि आखिर उसके भाई को क्यों मारा गया। जूफैन कहता है, इस दुनिया में बहुत ज्यादा मुश्किल है अच्छाई करना, क्योंकि अगर आप अच्छाई करने से जरा सा भी चुप जाते हैं और आपसे कुछ बुरा काम हो जाता है, तो वही लोग जो कि आपसे फायदा उठाने वाले थे, वही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। सिस्टर चूचू रोते हुए उसे कहती है, मेरी हेजू टावर की जितनी भी ऑनर्स थीं, उन सब ने मेरे भाई को मारने के बाद कहा
कि ये लड़का मेडिसिन फैमिली वालों का एक स्पाई है जो कि यहाँ पर हमें पॉइजन देने के लिए आया है। इसने कहा कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा है और ये हमारे लिए एंटीडोट चोरी करके लाया है, लेकिन ये वहां से पॉइजन लेकर आया है ताकि हम सबको मार सके। मास्टर किंग काई और मास्टर डूडन उस वक्त पैलेस में नहीं, वो दोनों पैलेस से बाहर थे। उन्होंने मौके का फायदा उठाकर मेरे भाई को इतना ज्यादा मारा कि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया, और जब हम लोग वापस आए तो वो इतना ज्यादा जख्मी था कि हमारे हाथों में उसने दम तोड़ दिया। ये हमारे हेजू टावर का एक सबसे कड़वा सच है जो हम किसी को नहीं बता सकते। हमने बाहर सभी को यही बताया हुआ है कि मेडिसिन फैमिली वालों ने अपने पॉइजन की मदद से हमारे भाई को मार डाला। एंटी टाव अभी भी बैठकर उस फार्मूले को पढ़ने की कोशिश कर रही है कि काश वो इससे एंटीडोट बना सके। उन्हें लगता है कि मेरे भाई ने इतनी मेहनत करके इस फार्मूले को चोरी किया है, ये फेक नहीं हो सकता। तो साथ ही सिस्टर चूचू फिर से और ज्यादा रोना शुरू कर देती हैं। जूफैन अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे दिलासा देने लगता है, लेकिन सिस्टर चूचू से कहती है, अब क्योंकि मेरे भाई के साथ चू किंग टियान का नाम लगा हुआ है, इसलिए इन सब लोगों ने मेरे भाई की कब्र को हेजू टावर की सिमेट्री में नहीं बनाने दिया, इसलिए मैं अपने भाई को यहाँ पर ले आई। मैंने इसको यहाँ पर दफनाकर उसकी कब्र यहाँ पर बना दी है, और फिर उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पर ले आई ताकि ये तीनों यहीं पर इकट्ठे हो जाएं। सिस्टर चूचू जूफैन का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, मेरे साथ यहाँ पर बैठो। वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। सिस्टर चूचू उसे कहती है, ये एक फैमिली रियूनियन है, मैं जहाँ पर तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लाई हूँ। वो जूफैन से कहती है, अगर कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ सालों के बाद जब मैं मर जाऊंगी तो क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तुम मेरी हड्डियों को ढूंढकर जहां पर लाकर दबना देना ताकि मैं भी अपनी फैमिली के साथ मरने के बाद सुकून से जी सकूं। जूफैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, आयुष जी इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं? इसकी बातें सुनकर तो लग रहा है जैसे कि ये अपनी आखिरी ख्वाहिश बता रही हो। जूफैन उसे कहता है, पागल लड़की, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिस्टर चूचू उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही प्यार वाला गुस्सा करते हुए उसे कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मुझे पागल लड़की कहो? मैंने तुम्हें सिर्फ चूचू कहने का कहा है, ऐसा नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो। जूफैन उसे कहता है, मेरे दोस्त डॉन्क टनबा ने कहा था कि ऐसा कहने से लड़की को बहुत ज्यादा सेफ महसूस होता है। तुम्हें यह अच्छा नहीं लगा तो मैं दोबारा तुम्हें ऐसा नहीं कहूंगा। सिस्टर चूचू से कहती है, तुम्हारे डॉन्क नबा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा लोफर इंसान है, इसलिए दोबारा कभी उसके साथ मत घूमना फिरना। फिर सिस्टर चूचू उठकर खड़ी हो जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो अब एक आखिरी जगह बची है, वहां पर चलते हैं। सिस्टर चूचू से लेकर स्लम एरिया में चली जाती है जहां पर वो प्लेग गर्ल बनकर रह रही थी। जूफैन उसे कहता है, हम लोग जहां पर क्यों आए हैं, और मैंने तुमसे ये भी पूछना था कि तुम यहाँ पर प्लेगर बनकर क्यों रह रही थी, हालांकि तुम यहाँ पर हेजू टावर की चीफ ऑनर हो। सिस्टर चूचू से कहती है, मेरे यहाँ पर रहने का मामला ये सारा भी मेरे भाई के साथ रिलेटेड है। जब मेरा भाई वहां से वापस आया था और उसके मरने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैं मास्टर जनसोंग को मारने के लिए अपने घर से निकली थी। जब मैंने मास्टर जनसोंग को ढूंढ लिया तो मास्टर जनसंग ने मुझ पर अटैक किया और मैं काफी ज्यादा सहमी हो गई। उनका 7 कलर वाला पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर चला गया तो वहां से वापस आ गई, लेकिन मैं वापस आकर किसी को इस बारे में नहीं बता सकती थी क्योंकि मैं चीफ ऑनर थी। अगर लोगों को पता चल जाता कि मैं चीफ ऑनर होने के बावजूद 7 कलर पॉइजन से इफेक्टेड हूँ तो हमारा हेजू टावर खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता। सिस्टर चूचू से कहती है, इसीलिए मैंने ये बात सभी से छुपाई और यहाँ पर स्लम एरिया में आकर प्लेग गर्ल बनकर रहना शुरू कर दी। मैंने यहाँ पर आकर जीन एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू किया ताकि मैं अपनी बॉडी के अंदर पॉइजन को सुप्रेस कर सकूं। लेकिन जहां पर आसपास लोग जो कि बहुत ज्यादा वीक थे वो उस जीन एनर्जी से मरना शुरू हो गए और लोगों ने मुझे प्लेग गर्ल कहना शुरू कर दिया। सिस्टर चूचू फिर से आगे बढ़ती है और जूफैन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, जूफैन, मैंने तुम्हें अपने भाई का क्लोक पहनने को दिया है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत ही कम वक्त रह चुका है। मैं बस उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में मेरे भाई की जगह ले सको, लेकिन भाई की तरह नहीं। काश मैं तुम्हारे साथ रहते हुए फैमिली वाली फीलिंग को फील कर सकूं जैसा कि मैं अपने भाई के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ फील किया करती थी। जूफैन को फिर भी उसकी बात की समझ नहीं आती। वो हंसते हुए से कहता है, मुझे अभी भी तुम्हारी बात की समझ नहीं। तुम चाहती क्या हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा भाई बनकर तुम्हारा साथ दूं? लेकिन साथ ही सिस्टर चूचू जल्दी से उसके गले लग जाती है और उसे कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे ब्रदर नहीं हो, ना ही मुझे दोबारा सिस्टर कहना। सिस्टर चूचू फिर से अपना नकाब उतार देती है और कहती है, हालांकि मेरे पास बहुत ही कम वक्त बचा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक भरपूर जिंदगी जिएं, एक अच्छी जिंदगी जिससे मुझे अपने बचपन की याद आ जाए। और फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों जिंदगी को जीना शुरू करते हैं। जूफैन को अभी भी सारी बात की समझ नहीं आ। जूफैन सिर्फ उसको खुश करने के लिए
जैसा वो कह रही है वैसे ही कर रहा है। ही स्लम एरिया के सेंटर में, जहाँ पर आसपास कोई भी घर नहीं है, वहाँ पर जू फैन उसके लिए घर बनाता है। वो छत के ऊपर बैठा छत की मरम्मत कर रहा होता है, जबकि सिस्टर चूचू नीचे कपड़े धोकर सुखा रही होती है। जू फैन घर से बाहर जाता है, उसके लिए मछली पकड़ कर लाता है और खेती बाड़ी करता है, जबकि वो घर पे रहती है और सारे काम करती है। जू फैन घर में वापस आता है और उसे खाना खिलाता है। जू फैन कहता है, पिछले 3 दिन से हम दोनों बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं। हमारी जिंदगी बहुत ही पुरसुकून गुजर रही है, कोई भी मसला नहीं है। जू फैन कहता है, अगर मैं अपनी पिछली लाइफ को देखूं तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आएगा कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। इस लाइफ में बहुत ज्यादा सुकून है। डिमन एम्परर बनने में कोई मजा नहीं है। जू फैन बड़े पुरसुकून अंदाज में एक दरख्त के नीचे बैठा होता है और हंसते हुए कहता है, मैंने पता नहीं क्यों अपनी पिछली जिंदगी इतनी बुरी गुजार दी, कुकू को मारते हुए और मार खाते हुए। हालांकि ये वाली जिंदगी बहुत ज्यादा सुकून वाली है। उसी वक्त घर से बाहर चूचू निकलती है और इससे इशारा करते हुए कहती है, सोंगशु आ जाओ, खाना रेडी है। जू फैन उठता है और कहता है, ये वाली जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसमें कोई भी दुख नहीं, कोई सैड नहीं। मुझे तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं पैराडाइज में आ गया हूँ। और ये स्टोरी का लास्ट वाला पार्ट, ये कोई सपना नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। अब मुझे पता है कि आप सब लोगों को इस बात में यकीन नहीं आ रहा होगा कि जो इस तरह बदल सकता है, क्योंकि वो एक डिमन एम्परर है, मतलब ये और हुद गर्ज और बहुत बड़ा कमीना। वो इस तरह कैसे बदल सकता है, लेकिन वो सच में बदल रहा है। वहाँ पर हांग पो का एक गार्ड वहाँ पर खड़ा होता है और उनको देख रहा होता है। वो गार्ड उन दोनों को वहाँ पर देखने के बाद सीधा हेलू टावर में वापस आ जाता है, जहाँ पर हेलू टावर में अंगबू रुका हुआ है। वो गार्ड इस बात को अपने पेट में दबा नहीं पाता और बुरी औरतों की तरह आगे बढ़ता है और जाकर अंगबू को सारी बात बता देता है। हाप उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चूचू को गाली देते हुए कहता है, वो कमीनी घटिया औरत। अंगबू इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो टेबल पर मुक्का मारकर टेबल को भी तोड़ देता है। बाकी के सारे एल्डर्स में ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अंगबू को ऐसा क्या हो गया कि अचानक इतना ज्यादा गुस्से में हो गया है। कहता है, उस कुतिया की हिम्मत कैसे हुई ने अपने नकाब को एक 3rd ग्रेड की फैमिली के लड़के के लिए हटा दिया, जबकि मैंने उसे कहा था तब उसने अपने नकाब को हटाने से मना कर दिया था। जब बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है तब वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहां से शुश करके उड़ जाता है। नेक्स्ट सीन फिर से उस छोटे से घर का दिखाया जाता है, जहां पर ये जोड़ा आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। फैन और वो दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे होते हैं। सिस्टर चूचू सो रही होती है, जबकि जू फैन जाग रहा होता है और अपनी ही सोच में गुम होता है। जू फैन कहता है, इसने कहा था कि ये अपनी बचपन की जिंदगी को दोबारा जीना चाहती है। इस लड़की की बचपन की जिंदगी तो बहुत ज्यादा रिलीफ वाली है, यानी इसमें बहुत ज्यादा सुकून है। मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये तो बिल्कुल एक काम इंसान की तरह की जिंदगी है, यानी कि दिन को काम करो, रात को सो जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई 7 बड़ी फैमिलीज का झगड़ा नहीं। जूप एंड सिस्टर चूचू के चेहरे की तरफ देखकर कहता है, मैं एक डेविल किंग हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। हालांकि मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है इसको इस तरह सोते हुए देखकर। मुझे लगता है कि शायद अब मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे भी एक फैमिली चाहिए। डिमन एम्परर होने के नाते मेरी फैमिली नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट था जिसने मुझे धोखा दे दिया, इसके अलावा मेरा अपना कोई भी नहीं है। जू फैन उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखकर उसके चेहरे की तारीफ करते हुए कहता है, इसका चेहरा बहुत ज्यादा प्यारा है। यहाँ पर हेजू टावर में कोई भी इसके चेहरे को देखने के लिए मरने को तैयार हो जाए। तक ये लड़की मेरे साथ है, मेरे साथ सो रही है, तब तक मुझे पूरी दुनिया की कोई फिक्र नहीं। इसके खूबसूरत चेहरे के सामने तो मेरा मकसद बहुत ज्यादा छोटा है। ये दुनिया इसके सामने बहुत ज्यादा छोटी है। इसकी स्माइल इतनी ज्यादा प्यारी है। जू फैन बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसके होठों की तरफ देख रहा होता है। जू फैन कहता है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हालांकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं करने को, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। और वो जल्दी से अपने होंठ को उसके होंठ के करीब ले जाता है, यानी कि वो उसे किस करने वाला है। और जू फैन जैसे ही उसे किस करने लगता है, उसी वक्त सिस्टर चूचू अपनी आंखें खोल लेती है और जू फैन को गले से पकड़कर घर से बाहर खींच लाती है, क्योंकि वहां पर हमारा विलन आ जाता है। हमारा विलन उनके घर के ऊपर आकर गिरता है और बिल्कुल हल्की तरह उनके पूरे के पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन दोनों का छोटा सा सपनों का महल एक ही लम्हे में डिस्ट्रॉय हो जाता है। जू फैन चिल्लाते हुए कहता है, ये कौन कमीना है, मैंने आज ही तो इसको रिपेयर किया था। और जैसे ही वहां से सामने से धुआं हटता है तो सामने थप्पू बड़ा होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। जू पैन उसे देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने अपने नए बनाए हुए घर में
अभी कुछ दिन गुजारे थे, अभी तो मैंने यहाँ पर रहने का सुकून भी हासिल नहीं किया और तेरे जैसे कमीने ने यहाँ पर आकर इस घर को तोड़ दिया। लगता है कि तुझे दूसरे लोगों को बुली करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया जाए तो क्या होता है। जूफैन गुस्से के साथ हीरो बनकर जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, उसकी चूचू उसे कहती है, सोंगजू जल्दी से मेरे पीछे छुप जाओ। और यहीं पे हमारे हीरो की इज्जत का कचरा हो जाता है। जूफैन सोच रहा होता है, चलो ठीक है, मैं इसके पीछे छुप जाता हूँ। मैं अभी इस पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इस पर अटैक किया तो हेजू टावर को डिस्ट्रॉय करने का इनको एक मौका मिल जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। सिस्टर चूचू को ये सारा मसला हल करने देते हैं, वही इनसे निपट लेगी। जूफैन सिस्टर चूचू को किंग चैंग का पुकारता है और कहता है, किंग चैंग इसे तुम ही संभालो। किंग चैंग का लफ्ज सुनते ही तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिस्टर चू किंग चैंग को सिर्फ किंग चैंग कहने, आज तुम मेरे हाथों से जरूर मरोगे और तुम अकेले नहीं मरोगे, बल्कि तुम दोनों कमीने मेरे हाथों से मरोगे। सिस्टर चूचू भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, अपनी जुबान को लगाम दो, तुम यहाँ पर कमीना किसको कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कमीना कहने की? कबू और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या मुझे चलाकर कहने की जरूरत है? मैंने तुम दोनों को कमीना कहा है। तुम इतनी बड़ी कुतिया हो कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने नकाब को मेरे लिए उतारोगी, लेकिन तुमने इस थर्ड क्लास की फैमिली के लड़के के लिए अपनी बेल को उतार दिया। तुम्हारे चेहरे को पहले मैंने देखना था, लेकिन मेरी बजाय अब तुम्हारे चेहरे को पहले इस लड़के ने देखा है। अब मैं इस लड़के को भी मार डालूंगा और साथ में तुझे भी मार डालूंगा। सिस्टर चूचू उसे कहती है, तुमने मुझे पहले धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है उसके बाद भी तुम्हें अपना चेहरा दिखाती? मैं कभी भी अपना नकाब तुम्हारे लिए नहीं उतारने वाली थी। हाँ, पर फिर से हमारे बेवकूफ हीरो की एंट्री होती है, जिसे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि नकाब उतारने का मकसद क्या है। वो उन दोनों से कहता है, यहाँ पर इतना बड़ा मसला किस बात का है? अगर सिर्फ नकाब उतारकर चेहरा देखने की बात है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जू फैन अंगबू से कहता है, लगता है कि तू पागल हो गया है, तुम तो कोई बेवकूफ नजर आते हो। मैंने इस लड़की का चेहरा क्या देख लिया? तुम तो मुझे मारने पर उतर आए। और साथ ही वो बिना जाने जलती हुई एक बार तेल छिड़क देता है और उसे कहता है, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी वाइफ तुमसे छीन ली है, फिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो सिर्फ इसका चेहरा ही देखा है। हाँ, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, कमीने कहीं के, मेरे सामने इस तरह का नाटक करना बंद करो। तुम्हें पता है इन सारे हेजू टावर के रूल्स के बारे में, और तुम्हें पता है कि नकाब उतारने से क्या होता है और हेजू टावर की किसी ऑनर का चेहरा देख लेने से क्या होता है। और साथ ही वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, सबसे पहले मैं तुझ जैसे कमीने को मारूंगा और उसके बाद इस कुतिया को मारूं। हाँ, वो अपनी हाथ में अपनी इंटरनल पावर को रिलीज करता है, यानी अपनी की पावर को एक शेप देते हुए गोला सा बनाकर उसकी तरफ फेंक देता है। जू फैन कहता है, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम अपनी की पावर को फिजिकल फॉर्म देकर किसी पर भी अटैक कर सकते हो, वो भी इतने ज्यादा डिस्टेंस से। जू फैन कहता है, अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को भी यूज कर लूं फिर भी मेरे पास सिर्फ जीतने के 50% चांसेस हैं। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास गोल्डन क्विक सैंड वाली बॉडी है, इसीलिए मैं तुम्हारे इस अटैक को विद स्टैंड कर सकता हूँ। वो उसके अटैक के सामने खड़ा हो जाता है और उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त सिस्टर चूचू आगे बढ़ती है और उसे पकड़कर साइड पर खींच लेती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सिस्टर चूचू सोंगशू से कहती है, तुम मेरे पीछे रहो, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे सामने मत आना। अंगबू को बात करने का मौका मिल जाता है। वो उससे कहता है, चूचू ये तुम अपनी आंखों से देख सकती हो, ये लड़का बहुत ज्यादा वीक है, हर वक्त तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जब भी कभी क्रिटिकल मोमेंट आएगी ये तुम्हें कभी भी बचा नहीं पाएगा। ऐसा कोई लड़का तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? तुमने इसको अपना चेहरा क्यों दिखा दिया? जू फैन को अपनी बेइज्जती सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जबकि सिस्टर चूचू उसे कहती है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसे अपना चेहरा दिखाया है। जू फैन जल्दी से आगे बढ़ता है और सिस्टर चूचू से कहता है, किंग चैंग मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं इतना ज्यादा वीक नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझ रहे हो। जू फैन सोच रहा होता है, मैं एक डेमन एम्परर हूँ और ये लोग बार बार मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं, मुझे वीक कहकर मुझे अपने आप को इनके सामने साबित करना ही होगा। सिस्टर चूचू दबी सी आवाज के साथ उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो और मेरे पीछे चुपचाप खड़े हो जाओ। जब तक तुम बात नहीं करोगे कोई भी तुम पर अटैक नहीं करेगा। इन सबको लगता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ और वीक हो। हाँ को जू फैन की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें मर्द बनने का ज्यादा शौक है तो फिर सामने आओ और मुझे चैलेंज करो। कब तक तुम एक औरत के पीछे छुपे रहोगे? जू फैन गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे और मेरे दरमियान में एक फाइट होगी, लेकिन आज नहीं हो सकती। साथ ही जू फैन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, अगर तुझे वाकई में मरने का शौक है तो फिर तुझे 2 दिन इंतजार करना होगा। 2 दिन के बाद मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। जू फैन
उसे वहां पर चैलेंज कर देता है। ये बात सुन के सिस्टर चूचू और अंगबू दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सिस्टर चूचू सोच रही होती है, आखिर इस बेवकूफ ने ये फैसला क्यों कर दिया, इसको क्या पड़ी थी उसे चैलेंज करने की। अंपू इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अपने स्काई परफॉर्म ड्राम की सेकंड लेयर पर है, अपनी बॉडी कल्टिवेशन में, ताकि ये बोन फर्जन की सेकंड लेयर पर है। ये उससे बहुत ज्यादा वीक है। हमारे हेजू टावर में 7 फैमिलीज में से जितने भी एल्डर आए हैं वो हापुर से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि अंगबू सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ये बेवकूफ से चैलेंज कैसे कर सकता है, वो सिर्फ एक 3rd क्लास फैमिली से है। सिस्टर चूचू जू फैन की आंखों की तरफ देखती है और कहती है, लेकिन इसकी आंखों को देखकर लगता नहीं कि ये झूठ बोल रहा है। ऐसा लगता है कि ये वाकई में ऐसा कर सकता है। ये 2 दिन के बाद इसको मार सकता है। जू फैन का चैलेंज सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और अपने आप में सोच रहा होता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक 3rd क्लास फैमिली का लड़का मुझे चैलेंज करेगा और मेरे मरने के दिन को अनाउंस करेगा कि 2 दिन बाद ये मुझे मारने वाला है। ये छोटा लड़का अभी अपने अंडे से बाहर नहीं निकला और ये मुझसे पंगा ले रहा है, जो कि इंपीरियल गेट का 2nd यंग मास्टर है। शायद इसे मेरी पावर का अंदाजा नहीं। अंपू बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, 2 दिन के बाद भी तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, तो फिर तुम्हें 2 दिन इंतजार क्यों करना है, मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ। बू जैसे ही आगे बढ़कर जू फैन को पंच मारने लगता है, सिस्टर चूचू फिर से आगे बढ़ती है और अपनी स्पेशल जिम टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पाम को उसके हाथ के साथ टकराती है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है और हाँ, पीछे की तरफ हट जाता है। सिस्टर चूचू की स्पेशल टेक्निक की वजह से बू का हाथ जम जाता है। इस अटैक की वजह से बू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपनी स्पेशल टेक्निक, जो कि हेयू टावर की स्पेशल टेक्निक है, उसे मुझे रोकने के लिए यूज किया। ये सिर्फ एक 3rd क्लास की फैमिली के लड़के के लिए है। अब जाके तुम्हें इस लड़के के साथ इतना ही ज्यादा लगाव हो चुका है, तो फिर ठीक है, मैं तुम दोनों को एक साथ मारूंगा। गू जैसे ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है, उसके माथे के ऊपर एक ड्रैगन का निशान बनता है और एक एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। जू फैन भी उसकी इस टेक्निक को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, इसकी बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक तो ड्रैगन टेक्निक वाली है, यानी कि इसने ड्रैगन वेन टेक्निक को कल्टीवेट किया हुआ है बॉडी रिफाइनमेंट के लिए, यानी कि इसकी बॉडी एक आम इंसान के मुकाबले में बहुत ज्यादा हार्ड है। जू फैन कहता है, इसकी बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक यानी कि इसने अपनी बॉडी को कल्टीवेट किया हुआ है, बॉडी को रिफॉर्म किया है, लेकिन इसकी टेक्निक बहुत ज्यादा नॉर्मल है। मैं एक डेविल कल्टीवेटर हूँ, मैंने भी अपनी बॉडी को रिफाइन किया है गोल्डन डस्ट के साथ, इसलिए मेरी बॉडी भी इसकी बॉडी की तरह बहुत ज्यादा हार्ड है। लेकिन क्योंकि मैंने डेमोनिक टेक्निक को यूज करके अपनी बॉडी को कल्टीवेट किया है, इसकी वजह से मेरी बॉडी की हार्डनिंग इससे ज्यादा है, लेकिन मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है और इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम दोनों यहाँ पर फाइट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे जीत पाऊंगा। ये सिस्टर चूचू से कहता है, किंग चैंग, मैं तुम्हें यही मशवरा देना चाहूंगा कि इस लड़के को शील्ड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस लड़की को मैं मार डालूंगा। अगर तुम बीच में आई तो तुम भी मरोगी। और हाँ, वो बड़ी स्पीड के साथ फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि सिस्टर चूचू अपनी पट्टी का यूज करते हुए उसको पूरी तरह पट्टियों में लपेट देती है, जिस तरह एक काकून होता है, इस तरह उसे कक्कन की तरह बांध देती है। लेकिन हाक की स्पीड क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, वो उसकी पट्टियों को चीरता हुआ वहां से बाहर निकल आता है। सिस्टर चूचू की पट्टियों के डिस्ट्रॉय होने की वजह से सिस्टर चूचू भी काफी ज्यादा जहमी होती है, उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। हाक जैसे ही जू फैन की बहुधा करीब पहुंच जाता है और उसे पंच मारने लगता है। उसी वक्त जू फैन की बैक पे दिखाते हैं, जू फैन अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करने वाला होता है। जू फैन कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे अपनी आइडेंटिटी को दिखाना पड़ेगा। लेकिन जू फैन की कोई भी एक्शन लेने से पहले वहां पर जिन्हो मेंशन और कियाना पवेलियन के एल्डर्स आ जाते हैं, जबकि मास्टर किंग काई और मास्टर डूडन भी वहां पर आ जाती हैं और वो चारों ही अपने स्पेशल मूव्स को यूज करते हुए हाकू के ऊपर अटैक कर देते हैं। हाकू जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है। वो सारे के सारे एल्डर आकर जू फैन के सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। धुआं हटने के बाद वहां पर हाकू सही सलामत खड़ा होता है। 8 एल्डर और 9th एल्डर दोनों ही उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी पर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आया होता। मास्टर जू कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम 4 मास्टर्स ने इसके ऊपर अपनी फुल पावर के साथ अटैक किया, लेकिन इसकी बॉडी पर एक स्क्रैच भी नहीं आया। इसकी बॉडी कल्टीवेशन की टेक्निक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसी वक्त वहां पर मेडिसिन किंग फैमिली के एल्डर कोहाई फॉरेस्ट और यमिंग वैली के एल्डर भी वहां पर आ जाते हैं और वो सारे हाकू की साइड पर खड़े हो जाते हैं। मेडिसिन किंग उनसे कहता है, लगता है कि तुम सब लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहे हो, हमें भी फाइट में शामिल होने दो। अगर तुम में से अभी भी कोई फाइट करना चाहता है तो फिर हम लोग भी तुमसे फाइट करेंगे। पैन वाली साइड के एल्डर ये सोच रहे होते हैं कि हाकू इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि हम
चारों मिलकर भी उसको नहीं हरा सकते। अब यहाँ पर 3 और एल्डर्स आ गए हैं, हमें इन सब का भी मुकाबला करना पड़ सकता है और ये सारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। एथ एल्डर मास्टर जू फैन की तरफ देखते हैं, जबकि जू फैन भी उन्हीं सभी की तरफ देख रहा होता है और अपनी बैटल स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा होता है। जूपन कहता है, अगर हम लोग यहाँ पर फाइट करते हैं तो हाक तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ही, लेकिन ये मेडिसिन किंग ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका पॉइजन सबके लिए खतरा बन सकता है। अगर हम सब लोग फाइट करते हैं तो मुझे सबसे पहले मेडिसिन किंग को ही मारना होगा। जू फैन कहता है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, अगर फाइट होनी है तो फिर फाइट करते हैं। हालांकि मेरा ओरिजिनल प्लान ये नहीं, मैं तो यहाँ पर सिर्फ बुद्धिजन रूट्स को लेने के लिए आया था। फिर जवन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फाइट करने के लिए तैयार हो रहा होता है, तो के मास्टर जू सोच रहे होते हैं, अब जबकि तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अगर फाइट करनी है तो फिर फाइट करते हैं, क्योंकि वैसे भी इंपीरियल गेट फैमिली वालों ने हमें देख लिया है कि हम लोग इस लड़के की साइड पर हैं और उनके खिलाफ हैं। जैसे ही हम लोगों ने आगे बढ़कर इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया, उसी वक्त फैमिलीज के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाएगी। एच एल्डर भी सोच रही होती है, मुझे नहीं पता कि ऐसा करने से क्या होगा, पता नहीं इनके साथ फाइट करना हमारे जिन वो मेंशन के लिए अच्छा है या बुरा है, लेकिन फिर भी मैं इस लड़के जू फैन का साथ देने वाला हूँ। गू की साइड से भी तीनों एल्डर्स आगे बढ़ते हैं, वो तीनों भी फाइट के लिए रेडी होते हैं, जबकि गू चिल्लाकर उन सब से कहता है, सब लोग यहीं पर रुक जाओ, कोई भी फाइट नहीं करेगा। हाकू किंग चैंग से कहता है, किंग चैंग तुम्हें एक बार फिर से सोचना होगा, क्या तुमने वाकई में इस लड़के को चूज किया है? जिस पर चूचू से कहती है, हाँ मैंने इस लड़के को अपने लिए चूज कर लिया है। ये बात सुनने के बाद हाक बू काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन साथ ही वो अपने गुस्से को जाने देता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, तुमने अपना फैसला कर लिया। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, ठीक है, तुम अपनी जिंदगी इसके साथ गुजार सकती हो, मैं जहाँ से जा रहा हूँ, और साथ ही जाते जाते उसे एक लंबी जिंदगी की दुआ भी दे जाता है कि तुम दोनों एक खुशहाल जिंदगी जीना। जाने से पहले वो फिर से एक बार पीछे की तरफ देखता है और जू फैन से कहता है, लड़के, हेजू टावर में तुमसे पहले कोई भी मर्द नहीं, और मुझे नहीं लगता कि अब भी हेजू टावर में कोई मर्द है, तुम तो सिर्फ लड़कियों के पीछे छुपने वाले एक डांट पकड़ हे बच्चे हो। जू फैन भी उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि हेजू टावर में कोई मर्द नहीं है? जरा गौर से देखो, हेजू टावर में एक मर्द था जिसका नाम चू किंगटन था। चाहे चू किंग टिया ने कुछ भी किया हो, वही एक असली मर्द था जिसने आगे बढ़कर मेडिसिन किंग फैमिली के साथ पंगा लिया और उन सब की मदद करने की कोशिश की। फन अपने आप में सोच रहा होता है, हालांकि वो बहुत बड़ा बेवकूफ था जो कि 10 साल तक मेडिसिन किंग फैमिली में जाकर अंडरकवर रहा और एक स्पाई के तौर पर वहां पर काम करता रहा, और 10 साल बाद जब वो वापस आया तो अपने ही लोगों के हाथों से मारा गया। इसको बेवकूफ ही कहेंगे, लेकिन मैं उसकी वफादारी से बहुत ज्यादा हैरान हूँ। वो कम से कम वापस तो आया। हाकू से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि एक मर्द होना ऐसा होता है जैसा किंग कियान था, तो फिर इससे अच्छा है कि हम लोग ही कोर कप बन जाते। और साथ ही वो हंसते हंसते आगे बढ़ जाता है, जबकि मेडिसिन किंग उसे कहता है, क्यों किंग कियान मेरा स्टूडेंट था और उसके एल कविन के स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा इग्नोर था और कभी भी मेरी बात नहीं सुनता था, हमेशा अपनी करता था। उसे लगता था कि वो अपने आप इस फार्मूला को बना सकता है, वो 7 कलर पॉइजन के एंटीडोट को खुद से बना सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा बेवकूफ था। साथ ही एडिसन किंग हंसते हुए कहता है, ये दुनिया मर्दों की दुनिया है, सिर्फ मर्दों की नहीं बल्कि स्मार्ट लोगों की भी है। अगर तुम जीनियस नहीं हो तो फिर तुम इस दुनिया में टिक नहीं पाओगे। ये दुनिया औरतों की नहीं है, और ना ही ऐसे लोगों की जो बेवकूफ होते हैं और जिन्हें ये नहीं पता कि किस वक्त किसके साथ फाइट करनी है और किस वक्त पीछे हटना है, जैसे कि तुम्हारा साथ देने वाली ये दोनों फैमिलीज। इन सब लोगों को लगता है कि ये हम लोगों से फाइट कर सकते हैं। अगर ये सब लोग हमारे हाथों से मारे जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि ये लोग इस मौत को डिजर्व करते थे। ये सब लोग सबसे बड़े बेवकूफ हैं। फिर वो सारे लोग वहां से चले जाते हैं। जू फैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। मास्टर जू से कहता है, अब इसकी जरूरत नहीं है। सिस्टर चूचू के साथ अगर अलायंस बनानी है तो ये फैसला तुम लोगों का है, ये मेरा काम नहीं। अब मेरे पास एक और काम है जो मुझे करना है। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, मुझे इस लड़के को बताना है कि कसली मर्ड कैसा होता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई सभी के सामने मुझे डरपोक कहने की। नेक्स्ट इन्हें जू टावर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हाकू वापस आ जाता है। मेडिसिन किंग उसे कहता है, सेकंड यंग मास्टर, आपने उन सबको जाने क्यों दिया? अगर हम लोग वहां पर फाइट करते तो उनमें से 1-2 को तो हमने मार ही देना था। हांगबू साहब से कहता है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें नहीं लगता अगर हम लोग वहां पर फाइट करते और उनमें से 1-2 को मार भी देते, हालांकि हमारे लिए उनमें से 1-2 को मारना बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन उसके बाद क्या होता? जिन हो मेंशन और कियाना पवेलियन के साथ हमारी बार स्टार्ट हो जाती। हाँ, हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। क्या हम लोग दोनों फैमिली से इस बार को जीत सकते हैं? लेकिन हमारे भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं
और हमें इससे कुछ भी नहीं मिलता। फिफ्थ चालन उसे कहता है, मुझे इस बात की समझ नहीं है, आप कहना क्या चाहते हैं? सेकंड यंग मास्टर उसे कहता है, तुम लोगों को ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ 7 बड़ी फैमिलीज ही नहीं है, बल्कि 4 ड्रैगन पिलर्स भी हैं, और इसके अलावा जूजी चैंग फैंग भी है। जूजी चैंग फैंग का नाम सुनते ही वो सारे के सारे एल्डर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। कोहोई फॉरेस्ट के मास्टर ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं, मुझे तो लगा था ये सिर्फ 7th फैमिलीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन इनके गोल तो बहुत ज्यादा बड़े हैं। ये सिर्फ 7 फैमिलीज को नहीं कंट्रोल करना चाहते, बल्कि ये तो जूजी चैंग फैंग की सीट को हथियाना चाहते हैं। हांक वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है और उन सबसे कहता है, हमारा हेजू टावर तो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यालांग पवेलियन और जिन हो मेंशन वालों के साथ अभी पंगा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये दोनों मेरे रास्ते की रुकावट बन सकते हैं। इसलिए अगली बारी इन दोनों की होने वाली है और बहुत ही जल्दी इनसे भी निपट लेंगे। तीनों एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, सेकंड यंग मास्टर तो काफी ज्यादा समझदार हैं, हम आपको फॉलो करेंगे, आप जो भी करेंगे। यमिंग वाले के फिफ्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्याला बबलिन वालों ने इंपीरियल गेट के साथ पंगा ले लिया है, अब उनके बचने के कोई चांसेस नहीं, उनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जूफैन और सिस्टर चूचू वो दोनों भी हेजू टावर में वापस आ जाते हैं। जूफैन सुबह सुबह उठता है और कहता है, अगर उस हाकू ने हमारे घर को डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो इस वक्त भी मैं सिस्टर चूचू के साथ अपने उसी घर में लेटा होता, हम दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर सो रहे होते। जूफैन कहता है, अगर वो वहां पर आकर हमारे उस घर को डिस्ट्रॉय ना भी करता तो अभी हमारे पास सिर्फ एक दिन बचा था, क्योंकि 100 पल फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, और जैसे ही ये फेस्टिवल स्टार्ट होगा हमें वहां से वापस आकर कोई ना कोई प्लान तो बनाना था, क्योंकि ये लोग तो हमें नहीं छोड़ने वाले, और वैसे भी उस तरह की सादा जिंदगी मेरे जहाँ था, ऐसे डेयर डेविल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जूफैन जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है, वहां पर सामने किंग चैंग खड़ी होती है। जूफैन अपना हाथ उठाकर जैसे ही उसे हाय बोलने लगता है, वो अपनी पट्ट में उसे लपेटकर खींचकर दूसरी तरफ ले जाती है। सिस्टर चूचू उसे बाहर ले जाती है, जहां पर टिया बापस सुआ और उसकी बहन जाऊबन पहले से खड़े होते हैं, और साथ में डैन डन भी होती है। जूफैन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिस्टर चूचू जूफैन से कहती है, तुमने मेरी फैमिली से मिल लिया, मेरे पेरेंट्स की कपर का भी चले गए, ग्रैंड माँ से भी मैंने तुम्हें मिला दिया, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। अब जबकि तुम्हारी फैमिली शहर में नहीं रहती, वो बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलना चाहूँ। डन डन उन दोनों को एक साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, चीफ बिल्डिंग ऑनर्स यहाँ पर क्या कर रही है इस लड़के के साथ? ये लड़का तो मेरा हस्बैंड है। साथ ही वो बताती है कि सुबह सुबह चीफ नर ने मुझे कहा था कि इन दोनों को लेकर आओ, यानी डोंग टनबा और उसकी बहन जाओबन को लेकर आ गई हूँ, पता नहीं यहाँ पर क्या करने वाली है। नबा भी काफी ज्यादा घबराया होता है और कहता है, मैं इस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ, क्योंकि पिछली बार इसने हमारे साथ जो कुछ भी किया था वो बहुत ही बुरा था। मुझे तो लगा ये लोग हमें फिर से सजा देने के लिए यहाँ पर बुलवा रहे हैं, क्योंकि ये लड़की मुझे बुलाने के लिए आई थी। मैं और मेरी बहन यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। जरा मेरे भाई सॉन की तरफ तो देखो, उसने चीफ ऑनर के हाथ में हाथ डाला हुआ है और वो दोनों बिल्कुल एक कपल की तरह लग रहे हैं। मेरा तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया है। मुझे कभी ऐसा लगा भी नहीं था कि 3rd क्लास फैमिली का एक लड़का इस तरह चीफ ऑनर को हासिल कर पाएगा। नब्बा अपनी बहन से कहता है, सिस्टर मैं इसी लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आया था, लेकिन तुम सब लोगों ने मिलकर इस रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया था। मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी से इस लड़के के पीछे पड़ जाओ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाई। अब देखो जरा ये मौका तुम्हारे हाथ से चला गया। जाओबन उसे कहती है, ब्रदर मुझे कैसे पता था इस संगजू यहाँ पर आकर चीफ ऑनर को पटा लेगा, और वो इतना ज्यादा हंस है कि चीफ ऑनर भी उससे पट जाएंगी। जबकि डैन डन सोच रही होती है, फाइनली मुझे किसी लड़के से प्यार हुआ, और फिर हुआ क्या, उस लड़के की जिंदगी में कोई और आ गया, और वो कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि हमारे ही टावर की चीफ ऑनर है, जिसे टनू एम्पायर की फर्स्ट ब्यूटी कहा जाता है। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, मैं अपने आप को उसे कंपेयर नहीं कर सकती। वो तीनों ही अपना सिर झुकाकर वहीं पर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि वो किसी चीज को हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो चीज उन्हें मिल नहीं सकती। थोड़ी देर के बाद वो उन तीनों को भी अंदर बुला लेते हैं। वहां पर उसने एक टेबल के ऊपर खाना सजाकर रखा होता है। जूफैन और सिस्टर चूचू दोनों एक साथ बैठे होते हैं। सिस्टर चूचू उन सबसे कहती है, जल्दी से आकर यहाँ पर बैठ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। वो सब लोग भी वहां पर आकर बैठ जाते हैं। जूफैन खाना खा रहा होता है और खाना खाते हुए थोड़ा सा खाना उसके मुंह पर लग जाता है। सिस्टर चूचू अपने दुपट्टे के साथ उसके मुंह को साफ कर देती है, जबकि डॉन कियान ये सब कुछ देखकर बोसता है, हैरान हो रहा होता है और कहता है, हाँ ब्रदर सॉन ने पिछले जन्म में ऐसे कौन से अच्छे काम किए थे
जो उसे इस जन्म में इतना अच्छा फल मिल रहा है, जबकि उसकी बहन जबन अपना सिर झुकाकर बैठी होती है और कहती है, चू किंगजैंग तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसके सामने तो मैं बिल्कुल बेकार हूँ। हम दोनों को कंपेयर किया जाए तो जू फैन तो मेरी तरह बिल्कुल देखेगा भी नहीं। नंडन में बिल्कुल सेम यही सोच रही होती है और वो दोनों फिर से अपना सिर झुका लेती हैं और उदास हो जाती हैं। फिर वो लोग वहीं पर बैठकर खाना खाते हैं और आपस में गप्पे लगाते हैं। सारा दिन वहीं पर गुजारने के बाद जब रात हो जाती है, सिस्टर चूचू कहती है, मुझे लगता है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। जूफैन ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि हम लोग अपने रास्ते अलग कर लेते हैं? कल तो बाइन फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, अपने रास्ते अलग करने का अब क्या फायदा? जूफैन चूचू की तरफ देखता है तो चूचू बहुत ज्यादा सीरियस होती है। चूचू उसका हाथ पकड़ती है और बाकी सबसे भी कहती है, सब लोग मेरे पीछे पीछे आओ। वो उन सबको लेकर जंगल की तरफ चली जाती है, जहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी पहले से खड़ी होती है। मास्टर किंग काई और मास्टर डूडन वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं, जबकि डाउन फैमिली के कुछ एल्डर्स भी वहीं पर होते हैं, यानी टनबा के एल्डर्स। जूफैन कहता है, ये सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये घोड़ा गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी है? सिस्टर चूचू इन सबको इशारा करते हुए कहती है, जाओ जाकर उस घोड़ा गाड़ी में बैठ जाओ और इस शहर से बाहर चले जाओ। अभी काफी ज्यादा रात है, कोई भी तुम्हें देखेगा नहीं। तुम लोग शांति से आसानी से भाग सकते हो और वापस मुड़कर मत आना। वो सारे लोग सिस्टर चूचू की ये वाली बात सुनकर बस हैरान हो जाते हैं। टनबा आगे बढ़ता है और कहता है, लेकिन हमें क्यों शहर से निकाला जा रहा है? हमने तो अब कुछ भी नहीं किया। हमने डन डन के साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए तो हमने माफी मांग ली थी। सिस्टर चूचू उसे कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें सारी सिचुएशन को बताना होगा। यहाँ पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम लोगों की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि हाक बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। वो तुम लोगों को मारने से पहले जरा भी नहीं सोचेगा, क्योंकि तुम सब लोग सोंगशू के दोस्त हो, इसीलिए वो तुम लोगों पर भी अटैक कर सकता है। इसीलिए तुम सब लोगों को यहाँ से जाना होगा। नबा हाकू का नाम सुनते ही बोसता है, हैरान हो जाता है और रोते हुए कहता है, लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारे पीछे क्यों है? हमने तो हाकू के साथ कुछ भी नहीं किया। जू फैन और डॉन डेवा से कहता है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी डॉन फैमिली अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई, अपने आंसू बचाकर रखो, बाद में रोना। तो किंग चैंग से कहता है, किंग चैंग, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हें एक बार फिर से इस बारे में सोचना चाहिए। किंग चैंग आगे बढ़ती है और जू फैन के चेहरे पे हाथ रखते हुए कहती है, मुझे ऐसा करना पड़ेगा। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो मैं चाहती हूँ कि जिनमें तुम मेरी हेल्प करो। फिर सिस्टर चूचू आगे बढ़ती है और डन डन का हाथ पकड़ती है और उसका हाथ पकड़कर जू फैन के हाथ में देते हुए कहती है, आज के बाद तुम डन डन का ख्याल रखना। ये हमारे हेजू टावर की इकलौती डिसाइल है जो कि हेजू टावर से वापस जा रही है। मुझे नहीं लगता कि बाकी के सारे लोग जहाँ पर बच पाएंगे। डैन डन जल्दी से अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेती है और कहती है, हेड डोनर, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मुझे आपके साथ रहकर फाइट करनी है। हेड डोनर यानी कि सिस्टर चूचू से कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो, तुम्हें मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। और साथ ही सिस्टर चूचू अपनी रिंग भी निकाल लेती है, अपनी स्टोरेज रिंग, और उसे डन डन को देते हुए कहती है, ये रिंग अपने पास रख लो और जब तुम लोग अपना एक घर ढूंढ लो तो वहां पर जाकर इस रिंग को खोल कर देखना कि इसके अंदर क्या है, लेकिन उससे पहले इस रिंग को कभी मत खोलना। सिस्टर चूचू डंडन से कहती है, आज के पास जो फैन तुम्हारा हस्बैंड है, इसका अच्छे से ख्याल रखना और इसकी बात मानना। मास्टर डूडन चलाकर हम सबसे कहती है, तुम लोगों का ये ड्रामा कब तक चलने वाला है? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकलो। अगर इनमें से किसी को भी पता चल गया कि तुम सब लोग रात के अंधेरे में यहाँ से निकलने वाले हो तो यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। ये बात सुनते ही टनबा और उसकी बहन जाओबन तो भागते हुए घोड़ा गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। जू फैन वहीं पर खड़ा सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि सिस्टर चूचू अपनी इस डिसाइल डंडन को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है ताकि उनके हेजू टावर की आखिरी डिसाइल ये तो बची रहे। जपेन कहता है, चलो फिर जैसा चल रहा है वैसा ही करते हैं, जैसा इसने कहा है मैं वैसा ही करता हूँ, लेकिन मैं इन सबको किसी सेफ चक पर छोड़कर वापस जरूर आऊँ। जपेन डंडन से कहता है, चलो डैंडन, हम सब लोग जहाँ से चलते हैं। मास्टर डूडन चलाकर उसे कहती हैं, सोंगजू, मेरे डिसाइल का बस्ता रख लेना, अगर तुमने इसके साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं तुम्हें ढूंढकर मार डालूंगी। जू फैन हंसते हुए उनसे कहता है, आपकी डिसाइल अब बड़ी हो चुकी है, वो अपना ध्यान रख सकती है। और साथ ही वो लोग घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, जबकि वो तीनों सिस्टर्स पीछे रह जाती हैं। उन सब के वहां से चले जाने के बाद मास्टर डूडन चिढ़कर कहती हैं, मैंने तुम सब लोगों से पहले ही कहा था कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, जब उन्हें कहा जाए कि भाग जाओ तो वो लोग भाग जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। क्या तुमने देखा नहीं कि ये सारे लड़के यहाँ से कैसे भाग गए?
उन्होंने हमारे बारे में जरा नहीं सोचा। मास्टर किंकाई सिस्टर चूचू से कहती हैं, तुम्हें नहीं लगता कि अपनी डिसाइल को ऐसे किसी मर्द के हाथ में देना ये सेफ होगा? सिस्टर चूचू से कहती हैं, इसके अलावा हम लोग और कुछ भी कह सकते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, यही सबसे ज्यादा सेफ रास्ता है। हम लोग अपने हेयू टावर की लेगासी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी कम से कम एक स्टूडेंट तो बाहर होगी जो अभी तक जिंदा है। और साथ ही सिस्टर चूचू रोना शुरू कर देती हैं। सिस्टर चूचू उन दोनों से कहती हैं, चलो वापस चलते हैं, कल हमें एक बहुत बड़ी फाइट करनी है और उस फाइट की तैयारी भी करनी है। नेक्स्ट सीन घोड़ा गाड़ी का दिखाया जाता है। जू फैन जो कि घोड़ा गाड़ी के आगे बैठा होता है, वो सोच रहा होता है, मैं सिर्फ इन सारे लोगों को किसी सेफ जगह पर छोड़कर वापस आने वाला हूँ। लेकिन सिस्टर चूचू मेरे सामने इस तरह बिहेव क्यों कर रही थी जैसे कि ये उसकी फाइनल सेइंग है, यानी कि वो मुझे गुड बाय बोल रही हो। वो कुछ उल्टा सीधा करने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हाकू के साथ फाइट करके कल मरने वाली है? जू फैन जल्दी से अपनी घोड़ा गाड़ी को वहीं पर रोक देता है और कहता है, लगता है कि हम लोग काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, ये जो टावर से लगभग 100 माइल का फासला तो होगा। जू फैन घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर जाता है और उन सब से कहता है, तुम सब लोग आगे अकेले चले जाओ, मैं वापस जा रहा हूँ। डैन डैन चिल्लाते हुए उसे कहती है, हस्बैंड तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुम वापस नहीं जा सकते। सिस्टर चूचू ने कहा था कि तुम्हें हमारे साथ जाना है। जू फैन गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, पहले तो मुझे ये हस्बैंड कहना बंद करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। जू फैन उसे कहता है, तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी चू किंग चैंग को छोड़कर शाम पर आ गई हो तो तुम्हें वहां पर नहीं रहना चाहिए था। तुम उनके डिसाइल हो, तुम्हें उन सबका साथ देना चाहिए था। डंडन उसे कहती है, लेकिन ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए है। मास्टर चूचू ने मुझे तुम्हारे साथ भेजा है, उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा है, तुम्हें मेरी हिफाजत करनी है। और अब जबकि सिस्टर चूचू ने तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ दिया था तो इसका मतलब आज से तुम मेरे हस्बैंड हो, क्योंकि सिस्टर चूचू तुम्हारी वाइफ है। और अगर उन्होंने कह दिया है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो फिर हम दोनों तुम्हारी वाइफ हैं। जू फैन उसकी बात को सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन सिस्टर चूचू कब मेरी वाइफ बन गई? यहीं पर टियापा आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ब्रदर तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? या तो तुम वाकई में बेवकूफ हो या फिर हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम दोनों के जोड़े को कोई अंधा भी देखेगा तो वो भी ये बात समझ जाएगा कि तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ हो। तुम दोनों एक ही छोटे घर में रात रह रहे थे। इसके अलावा वो बार बार तुम्हारा हाथ पकड़कर कभी तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवा है या फिर कभी वो तुम्हारी फैमिली से मिलती है। तुम्हें क्या लगता है कि फैमिली से मिलवाने का मकसद क्या था? उसने तुम्हारी फैमिली से मिलकर अपने लिए कुछ विटनेस इकट्ठे किए हैं। ये सारे उसके गवाह हैं कि तुम दोनों शादीशुदा हो और तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ हो। जू फैन उसे कहता है, लेकिन मुझे तो लगा था शायद वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह समझती है और वो अपने बचपन की कुछ मेमोरीज को जीना चाहती है, इसलिए मैं उसका साथ दे रहा था। नटन जू फैन से पूछती है, हस्बैंड मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने सिस्टर चूचू का असली चेहरा देखा हुआ है? तो तुमने उसका नकाब हटाकर देखा था, उसका चेहरा कैसा दिखता है? जू फैन उसे कहता है, पहले तो मुझे ये हस्बैंड कहना बंद करो, और हाँ मैंने उसका चेहरा देखा है, मैंने 2 बार उसका चेहरा देखा है। नडन उसे कहती है, तो फिर जो बात साबित हो गई कि तुम उसके हस्बैंड हो, क्योंकि हमारे हिजू टावर का यही रूल है कि हमारी हेड ओनर या फिर हमारी कोई भी ओनर जो कि निकाबी है वो अपना नकाब किसी के सामने नहीं हटाती, और अगर कोई मर्द उसका चेहरा देख लेता है तो उस ओनर को या तो उस मर्द को मारना पड़ता है। अगर वो उस मर्द को नहीं मारती तो फिर उसे अपनी पोस्ट को छोड़कर उस मर्द के साथ शादी करनी पड़ती है। अब जब तुम अभी तक जिंदा हो तो ये इस बात का सबूत है कि सिस्टर चूचू ने तुम्हें अपने हस्बैंड के तौर पर मान लिया है। जू और डन डन के पास उनका बस्ता हैरान हो जाता है और कहता है, उस लम्स के अंदर जब मैंने सिस्टर चूचू से बुद्धिजील लिक्विड छीनने के लिए उस पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से उसके चेहरे से नकाब हट गया था और मैंने उसकी रियल ब्यूटी देख ली थी। सिस्टर चूचू ने मुझे एक जबरदस्त थप्पड़ मारा था और वो रोते हुए वहां से चली गई थी। मुझे लगता है कि उस वक्त ये फैसला नहीं कर पाई कि वो मुझे मार डाले या फिर मुझसे शादी कर ले, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ एक 3rd क्लास लड़का था। वो मेरे बारे में इतना कुछ नहीं जानती थी, इसलिए वो वहां से रोते हुए चली गई। डन डंजू फैन से कहती है, हस्बैंड अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो मुझे लगता है कि ये स्टोरीज रिंग जो कि सिस्टर चूचू ने मुझे दी थी, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे पता चले कि सिस्टर चूचू तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो तुम्हारी वाइफ है। साथ ही वो अपनी स्टोरी रिंग को एक्टिवेट कर देती है और उसके अंदर जो भी सामान होता है उसे बाहर निकाल लेती है। उसके अंदर एक लकड़ी की बनी हुई तख्ती होती है, जबकि उसके साथ एक छोटी बटल होती है जिसके अंदर बुद्धि जड़ लिक्विड होता है। जू फैन बुद्धि जड़ लिक्विड को देखकर बस्ता खुश हो जाता है और कहता है, पिछले कुछ महीनों से मैं इसी बुद्धि जड़ लिक्विड को ढूंढने के लिए दरबदर फिर रहा हूँ। मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की और मुझे नहीं लगा था कि इस तरह मेरे सामने होगा।
जू फैन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो हंसते हुए जल्दी से बुद्धिजील लिक्विड की बोतल को अपने हाथ में पकड़ लेता है, क्योंकि वो तो हमेशा से इसी के पीछे था। लेकिन डैन शर्माते हुए उसे कहती है, क्या तुम्हें पता है अभी अभी तुमने क्या किया है? ये बोतल सिस्टर चूचू के जहेज का सामान है। अगर तुमने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया तो इसका मतलब तुम्हें मुझे और सिस्टर चूचू दोनों को ही अपनी वाइफ मानना होगा। जू फैन कहता है, माँ की आंख, पहले क्यों नहीं बताया? साथ ही जू फैन ने उस लकड़ी की बनी हुई तख्ती को भी अपने हाथ में पकड़ा होता है। जू फैन कहता है, अब इसके ऊपर क्या है? जैसे ही वो उसके ऊपर देखता है तो उसके ऊपर लिखा होता है, योर बलवे वाइफ, जो किंग चैंक मेमोरियल टैबलेट, यानी कि वो उसकी कब्र की तख्ती होती है जो कि उसने पहले से बनाकर रखी हुई है। जू फैन उस तख्ती को देखकर बस्ता हैरान हो जाता है। डन उसे कहती है, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने अपने मास्टर से इस बारे में सुना था कि वो सारी मास्टर्स मिलकर एक प्लान बना रही। वो विशेष मेडिसिन किंग को कल मारने वाली हैं वाइडन फेस्टिवल में, और उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। डन की बात सुनने के बाद जू फैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, ये प्लान के बारे में एक डिसाइल को पता नहीं होना चाहिए था, फिर भी तुम्हें कैसे पता चल गया? इसका मतलब ये प्लान वाकी को भी पता हो सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सारी लड़कियां मिलकर मेडिसिन किंग को मार सकती हैं? वो सारी बेवकूफ लड़कियां हैं जो कि अपनी मौत को दावत दे रही। जू फैन अपने एक हाथ में उसका टैबलेट पकड़कर खड़ा होता है और एक हाथ में बुद्धि जड़ लिक्विड होता है। जू फैन उसकी तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वहां से उड़ जाता है। जू फैन जाते हुए कहता है, उसने मुझे ने बुद्धि झील लिक्विड दिया है और ये सिस्टर चूचू का मुझ पर एक एहसान है, और मैं किसी का एहसान नहीं रखता। मैं उसके इस एहसान का बदला विशेष मेडिसिन किंग को मारकर दूंगा। नबा और जाओ बैन ये देखकर बस्ता हैरान हो जाती हैं। डन उन दोनों से कहती है, हस्बैंड यहाँ से चले गए हैं, मुझे लगता है कि हमें भी उसके पीछे चलना चाहिए, हम लोग उसकी हेल्प करेंगे। जाओ बैन अपने भाई की तरफ देखती है। नब्बा उसकी तरफ देखता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है, चलो फिर हम लोग उसे बचाने के लिए चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई वहाँ पर अकेला रहे। नेक्स्ट सीन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। एजू सिटी में जब सुबह होती है तो आपको पता है कि आज वाइडन फेस्टिवल होने वाला है। मिस्टर चूचू अपने टावर की छत पर खड़ी होती है, जबकि उसी वक्त मास्टर किंग काई उसके पास आती हैं। मास्टर किंग काई उसे कहती हैं, हमारे सारे ट्रैप्स रेडी हैं, जो कुछ भी हमने करना था वो सब कुछ हमने कर दिया है, हमारा ट्रैप बिल्कुल रेडी है, अब हमें बस मेडिसिन किंग का वेट करना है कब वो हमारे ट्रैप में आकर फंसता है। सिस्टर चूचू उसे कहती है, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया, अब अगर हमारा हेयू टावर तबाह ही होने वाला है तो हम लोग मेडिसिन किंग को अपने साथ लेकर मरेंगे। वक्त आ गया है मेडिसिन किंग से बदला लेने का। उसने मेरे भाई को मारा था और हमारी बहुत सारी ऑनर्स को मारा है। हम लोग आज उसे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। सौपल फेस्टिवल का जो कंपटीशन होने वाला है वो हेयू हल में होने वाला है। वहाँ पर एक बड़ा सा हल है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के बैठने की जगह है वाइडन फेस्टिवल को देखने के लिए। जो लोग आने वाले थे वो सारे लोग वहाँ पर हाल में पहले से मौजूद हैं। वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इस बार उन्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सिस्टर चूचू और हेयू टावर के ओनर के लिए एक अलग सा रूम है। वो लोग वहीं पर छत पर खड़े हैं। सिस्टर चूचू मास्टर डूडन से पूछती है, हाँ पर जो कुछ भी होने वाला है उस यानी तुमने जितने भी ट्रैप्स लगाए हैं क्या हमारे अलावा हाँ पर किसी और ओनर को इस बारे में तो नहीं पता? मास्टर डूडन उसे कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने अपने कुछ बहुत ही भरोसेमंद लोगों को इस काम पर लगाया है। जहाँ पर हमने बुद्धि रूट्स को इनाम के तौर पर रखा हुआ है उसके ईट गद भी एक ड्रैगन फॉर्मेशन सेट की हुई है। जैसे ही वो मेडिसिन किंग बुद्धि रूट्स को लेने के लिए उस फॉर्मेशन के अंदर एंटर होगा उसका काम तमाम हो जाएगा, वो नहीं बच पाएगा। सिस्टर चूचू से कहती है, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। फिर वो उससे पूछती है, हाकू कहाँ पर है? मास्टर डूडन उसे कहती है, तुम्हें हाकू के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, हाँ पर हाकू बैठने वाला है। मैंने वहाँ पर भी एक फॉर्मेशन बनाई हुई है। हालांकि वो फॉर्मेशन उसे रोक तो नहीं सकती, लेकिन जब तक मेडिसिन किंग को हम लोग पकड़कर मार नहीं देते तब तक उसे पहुंचने में काफी ज्यादा देर हो जाएगी। अंपू के उस फॉर्मेशन को तोड़कर वहां तक पहुंचने से पहले ही हम लोग अपना काम पूरा कर देंगे, हमें काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। सिस्टर चूचू उसे कहती है, तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। चलो ये बात तो कंफर्म है कि हम लोग उसे ट्रैप में फंसा सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात परेशान कर रही है, वो मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम तीनों सिस्टर्स मिलकर भी उसको नहीं हरा पाएंगे। जैसे ही हम लोग उसके साथ फाइट करने के लिए जाएंगे हो सकता है कि वो अपनी 7 कलर पॉइजन वाली टेक्निक हम पर यूज करें और हम लोग भी मारे जाएं। इसीलिए इस बात के लिए भी रेडी रहना कि उसको मारने के दौरान हम लोग भी मर सकते हैं। सिस्टर चूचू उन दोनों से कहती है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसको मारते हुए मर जाऊं, लेकिन मैं तुम दोनों को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती।
मास्टर किंग काई आगे बढ़ती है और उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम्हें हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जब ग्रैंड माँ ने हम दोनों से कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखना है, हमने उनसे एक वादा किया था कि हम लोग हर हाल में तुम्हारा साथ देंगे। जहाँ भी तुम जाओ हम तुम्हारे साथ जाएंगे। अब जबकि हमारा हेयू टावर बर्बाद होने वाला है तो हम लोग इसे बस ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकते। हम अपने आखिरी दम तक फाइट करेंगे और दुनिया को बता देंगे कि किसी औरत के साथ पंगा लेने से उनको कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला। सिस्टर चूचू मास्टर किंग काई की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सिस्टर चूचू मास्टर किंग काई से कहती है, हमारे टावर की बाकी के ओनर्स कहाँ पर हैं? वो यहाँ पर आई क्यों नहीं? उसी वक्त उन्हें मेडिसिन किंग के हंसने की आवाज आती है। वो जल्दी से पीछे की तरफ देखती हैं तो मेडिसिन किंग उनके सामने खड़ा होता है, जबकि बाकी की सारी ओनर्स भी उनके साथ होती हैं। मेडिसिन किंग उसे कहता है, चीफ ओनर, लगता है कि तुम इन सबको ढूंढ रही हो। वो तीनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। मास्टर डूडन चलाकर कहती हैं, तुम सब इसके साथ क्या कर रही हो? तुम्हें तो हमारे साथ होना चाहिए था। और साथ ही मास्टर डूडन सोच रही होती है, हालांकि इन सारी मास्टर्स को मास्टर मेडिसिन किंग ने पॉइजन दिया हुआ है, लेकिन ये सारी इसके साथ ओपनली क्यों खड़ी हैं? ये इसका साथ क्यों दे रही हैं? हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी? मास्टर डूडन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन सिस्टर चूचू उसे रोक देती है और कहती हैं, मुझे पता है कि तुम लोग किस सिचुएशन में हो। मैं तुम्हारी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मैं तो बस तुम्हारे लिए उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा हो। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद तुम लोग हेयू टावर से चली जाना और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। वापस कभी इस जगह पर मत आना। वो सारी ओनर्स चीफ ओनर की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। मेडिसिन किंग सिस्टर चूचू से कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुमने इन सभी को माफ कर दिया। चलो फिर देखते हैं तुम इन सबको भी माफ कर पाती हो या नहीं। और साथ ही वो ताली बजाते हैं और हेयू टावर की बाकी की ओनर्स भी वहाँ पर आ जाती हैं। उनमें एक स्पेशल ओनर होती है जो कि चुनू हाउस की ओनर होती है। मास्टर डूडन चलाकर उसे कहती है, अरे चुनू, ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो हमारी सारी सिस्टर्स में से सबसे ज्यादा सीनियर हो, तुम हेयू टावर को इतना धोखा कैसे दे सकती हो? मास्टर चुनू उसे कहती है, हमारा हेयू टावर पहले से डिस्ट्रॉय हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपने हेयू टावर को बचा पाएंगे और मैं यहाँ पर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। मुझे अपने रहने के लिए एक नया घर चाहिए। मैं तो तुम सब लोगों से भी यही कहूंगी कि तुम सब लोग भी अपने लिए एक नया घर ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि हेयू टावर में कुछ भी नहीं बचा। चुपचाप हार मान लो। तुम लोग उस मकसद को कभी भी हासिल नहीं कर पाओगी जो तुम हासिल करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि तुम सब लोग औरतें हो और बहुत ज्यादा वीक हो। ये दुनिया मर्दों की है और मर्दों के पास एब्सोल्यूट पावर है। मास्टर डूडन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। सिस्टर चूचू से कहती हैं, मास्टर डूडन, आपको क्या हुआ? आप इतनी ज्यादा घबरा क्यों गई हैं? मास्टर डूडन कहती हैं, असल में जो फॉर्मेशन थी, जो ड्रैगन फॉर्मेशन हम बनानी थी, वो बनाने का मैंने इनको कहा था। इन्होंने वो फॉर्मेशन बनानी थी। अगर ये इसके साथ हैं तो इसका मतलब मेडिसिन किंग को हमारे सारे प्लान के बारे में पता है। चूचू भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मेडिसिन किंग भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था कि तुम्हारे हेयू टावर को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। जहाँ पर तुम जो कुछ भी करती हो उसके बारे में मुझे पता होता है। और साथ ही वो अपने पास से कुछ कॉइन्स भगता है और उनसे कहता है, ये फॉर्मेशन बनाने के लिए तुमने यूज किए थे, जो वेस्ट साइड पर तुमने फॉर्मेशन बनानी थी मास्टर अंगबू को रोकने के लिए। मुझे इस सब के बारे में पता है। मैंने तुम्हारी वेस्ट साइड वाली फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि सेकंड यंग मास्टर किसी फॉर्मेशन के अंदर बैठकर वाइडन फेस्टिवल को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही एडिसन किंग फिर से हंसना शुरू कर देता है और उनसे कहता है, चीफ ऑनर किंग चैंग, मेरी बात गौर से सुनो। तुम तीनों ही हेयू टावर की बहुत ज्यादा वफादार हो और तुम तीनों ने गद्दारी करने से मना किया है, लेकिन आज तुम तीनों अपनी आंखों से देखोगी अपने इस हेयू टावर को मेरे हाथों से बर्बाद होते हुए। आज मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा कीमती हसाना यानी तुम्हारी बुद्धि रूट्स को तुमसे ले लूंगा। मास्टर डूडन और चूचू से कहती है, तुम चाहे तो मुझे सजा दे सकती हो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से ये सारा बना बना प्लान खराब हो गया। मास्टर किंग काई से कहती है, डूडन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम किसी चौथे बंदे को इस फॉर्मेशन के बारे में कैसे बता सकती हो? ये प्लान हमारा था, हम तीनों बहनों का। उसी वक्त वहाँ पर आंटी टाओ की एंट्री होती है। आंटी टाओ आते ही मेडिसिन किंग से कहती है, मेडिसिन किंग जनसंग, तुम्हें क्या लगता है कि इस कंपटीशन को जीतना इतना ज्यादा आसान है और तुम हमारी बुद्धि रूट्स को ऐसे ही हमसे ले लोगे? मास्टर जनसंग पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं भी सोच रहा था, इतनी ज्यादा किस्म हिम्मत आ गई जो कि इस कंपटीशन में मेरा मुकाबला करना चाहता है। तो ये तुम हो, बूढ़ी औरत, तुम अभी तक जिंदा हो? क्या मुझे तो लगा था कि उस फार्मूले को बनाने के चक्कर में तुम भी मर चुकी होगी। तीनों लड़कियां आंटी टाव को वहां पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि आंटी टाव के आने से उन्हें थोड़ा सा हौसला मिलता है। आंटी टाव सीधी आती हैं और चीफ ओनर यानी के सिस्टर चूचू की गाल पे हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा,
तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। मास्टर जनसंग उसे कहती हैं, तुम सिर्फ इन्हें दिलासा दे सकती हो और कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैंने तुम्हें 20 साल पर हले देखा था तब तुम एक 6th ग्रेड की अल्केमिस्ट थी, जबकि मुझे 7th ग्रेड का अल्केमिस्ट मास्टर बने हुए काफी अरसा हो चुका है। अगर तुम यहाँ पर एक 7th ग्रेड की फिल्म बना भी लेती हो तो फिर भी तुम मेरी अल्केमी टेक्निक्स को नहीं हरा पाओगी, क्योंकि मेरा तजुर्बा तुमसे बहुत ज्यादा है। आंटी टाओ उसे कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है कि पिछले 20 सालों में मैंने कुछ भी नहीं किया होगा? मैंने बहुत सारी अल्केमी सीखी है। अब मैं तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से अल्केमी को जानती हूँ, और आज देखना तुम हमारी बुद्धि रूट्स को टच भी नहीं कर पाओगे। मेडिसिन किंग जनसंग उसकी बात सुनने के बाद वापस मुड़ पड़ते हैं और कहते हैं, चलो फिर कंपटीशन में देखेंगे कि कौन अच्छा अल्केमिस्ट है और कौन किसको हराता है। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि पिछले 20 साल में तुमने कितनी अच्छे से अल्केमी को सीखा है। मेडिसिन किंग उस हाल से बाहर चला जाता है, जबकि उसके जाने के बाद चूचू आंटी टाव से कहती है, आंटी टाव, क्या आपके पास वाकई में कोई ऐसा प्लान है? क्या आप इससे जीत सकती हैं? आंटी टाव उसे कहती हैं, सिली गर्ल, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेडिसिन किंग जो है ये बहुत ही अच्छा अल्केमिस्ट है, कोई भी उसे हरा नहीं सकता। और कहा जाता है कि टेन्यू एम्पायर में वो नंबर 1 अल्केमिस्ट है। मेरी अल्केमी की टेक्निक्स तो उसके क्रीम से भी नहीं गुजरती, वो इतना ज्यादा पावरफुल है। मैं तो सिर्फ उसके सामने नाटक कर रही थी ताकि तुम लोगों को हिम्मत मिल सके। सिस्टर चूचू आंटी टाव की बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाती है और कांपते हुए कहती है, तो इसका मतलब तो ये है कि हमारे हेयू टावर को अब कोई भी नहीं बचा सकता, हमारे लिए उम्मीद की कोई किरण नहीं बची। आंटी टाव उसे कहती है, ऐसी बात नहीं है, चाहे मेडिसिन किंग इस पूरे टज में अंपायर का नंबर 1 अल्केमिस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन कोई भी अल्केमिस्ट परफेक्ट नहीं होता। वो अपने काम के दौरान गलती कर सकता है, और अगर यहाँ पर उससे कोई गलती होती है तो वो हार जाएगा। मेरे पास अब सिर्फ एक ही सीक्रेट प्लान बचा है, हमें बस मेडिसिन किंग को उसकी पिल बनाते वक्त डिस्ट्रैक्ट करना है। एक बार उसका ध्यान भटक गया तो वो अपनी पिल को रिफाइन नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग ऐसा करने में कामयाब हो गए, हम लोग उसका ध्यान भटका पाए, चाहे उसने कितना ही ज्यादा अल्केमी को प्रैक्टिस किया हुआ है, वो अपनी पिल को नहीं बना पाएगा और वो हार जाएगा। मास्टर डूडन बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और आंटी टाव से कहती हैं, आंटी टाव, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास उम्मीद की एक किरण बाकी है, आप अल्केमिस्ट को हरा सकती हैं। आंटी टाव अपना साथ लाते हुए से कहती हैं, हाँ, मैं उसको हरा सकती हूँ। ये बात का सुनना था कि वो तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो रहती हैं, जबकि आंटी टाव अंदर की कहानी हमें बताती है जो वो सोच रही होती है। आंटी टाव कहती है, मेडिसिन किंग के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इसीलिए तो उसे मेडिसिन किंग कहा जाता है। मेडिसिन बनाते वक्त वो अपने ध्यान को बटने नहीं देता, इसी वजह से तो उसे मेडिसिन किंग कहा जाता है। इस तरह की छोटी मोटी ट्रिक से वो हमसे हारने वाला नहीं है, लेकिन मैंने लड़की को ये कह दिया है कि मैं उसको हरा सकता हूँ। मैंने तो सिर्फ इनको दिलासा दिया है, क्योंकि अगर एक ही फेल को बनाने के लिए अगर मैं 10 बार फेल होती हूँ तो मेडिसिन किंग उस फेल को सिर्फ एक ही बार में बना लेगा, वो इतना ज्यादा परफेक्ट है। आंटी टा उनसे कहती हैं, चलो ठीक है, अब मैं नीचे जाकर तैयारी करने वाली हूँ, तुम सब लोग यहीं पर रुको, तुम लोगों को जरूरत नहीं है कि हम उसे हरा सकते हैं। फिर आंटी टा आगे बढ़ जाती हैं, जबकि वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। आंटी डाउ जाते हुए कहती हैं, इन लड़कियों को लगता है कि मैं उसे हरा सकती हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं तो इन लड़कियों को मरने से पहले उम्मीद की किरण देने के लिए आई हूँ, ताकि मरने से पहले ये लोग इस बात पर शोक करें कि ये अपने टावर को बचा सकती थी। सच तो यही है कि मेनजी की मेडिसिन किंग इस कंपटीशन को जीत जाएगा और हम चारों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा वाला। फेस्टिवल के स्टार्ट होने से पहले गलियों का सीन कहा जाता है। सारे लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। फेस्टिवल को देखने वाले लोग भी, यानी कि कंपटीशन को देखने वाले लोग भी बहुत ज्यादा खुश हैं और वो आकर अपनी अपनी सीट्स के ऊपर बैठ रहे हैं। पूरे टीन एम्पायर से 1000 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि इस अल्केमी की कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। वो को भी दिखाते हैं जो कि 7 बड़ी फैमिलीज वालों के साथ ऊपर वाली स्टेज पर बैठा होता है, और वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे पता है कि मेडिसिन किंग ये कंपटीशन जीतने वाला। मास्टर जू और टन दोनों ही इस बात को लेकर परेशान होते हैं क्योंकि इस जू पैन उन्होंने कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा हो। टन कहता है, पता नहीं जू पैन कहाँ पर रह गया है, अगर वो लड़का यहाँ पर नहीं आया तो फिर मेडिसिन किंग के साथ फाइट कौन करेगा, हम सब लोग तो बुरे फंस जाएंगे। अरीना का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सारे के सारे अल्केमिस्ट आकर इकट्ठे हो रहे होते हैं और वो एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वो सारे के सारे अल्केमी के मास्टर हैं। कोई किसी को कह रहा होता है कि मास्टर चेन यहाँ पर आए हैं, कोई कहता है कि मास्टर जेन यहाँ पर आए हैं, और वहीं पर एक और मास्टर आते हैं जिनका नाम मास्टर नू होता है। सारे लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि टनू एम्पायर में मास्टर लू 10 बड़े अल्केमिस्ट में उनका नाम आता है। वो सारे मास्टर लू को वहां पर देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, मास्टर लू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप तो जीमन सिटी के चीफ अल्केमिस्ट हैं।
मास्टर लू उनसे पूछते हैं, क्या तुम सब लोग मुझे जानते हो? वो उनसे कहते हैं, हाँ मास्टर, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। आपको कौन नहीं जानता होगा। पिछली पली बार इंपीरियल कैपिटल की तरफ से एक अल्केमी का मुकाबला हुआ था, जहां पर आपने सेकंड प्लेस ली थी। वहां पर आपका मुकाबला यूलन के साथ हुआ था, जो कि मेडिसिन किंग का स्टूडेंट है। हालांकि आप अपनी मेडिसिन को रिफाइन करने के बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन वो लड़का आपसे थोड़ा सा तेज था, इसलिए आप सेकंड प्लेस पर आ गए। वो मास्टर लू से कहते हैं, मास्टर लू, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? आप तो 5th क्लास के एक एल्केमिस्ट हैं। आपको यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये कंपटीशन तो हम जैसी छोटी फैमिलीज के लिए है, ये बड़ी फैमिलीज के लिए नहीं है। मास्टर लू हंसते हुए कहते हैं, मैं यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तो आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर फेम और पावर के लिए नहीं आया। मैं तो यहाँ पर तुम सब लोगों को देखने के लिए आया हूँ कि तुम सब लोग अल्केमी को किस तरह परफॉर्म करते हो। शायद मैं तुम लोगों को कुछ सिखा सकूं या फिर तुम लोगों से कुछ सीख सकूं, क्योंकि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। वो सारे उसकी बात समझ जाते हैं और कहते हैं, जैसे मास्टर यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, बस हमारे सामने कुछ लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। उसी वक्त अरीना के सेंटर से एक लड़की की आवाज आती है, जो कि इनकी अनाउंसर है और साथ ही इनकी जज भी है। वो लड़की उन सबसे कहती है, प्लीज सभी लोग शांत हो जाएं। मैं सभी को यहाँ पर वेलकम करती हूँ हमारे हिजू टावर के वाइडन फेस्टिवल में। मेरा नाम जावजा है और आज की कंपटीशन की मैं जज होने वाली हूँ। साथ ही वो ताली बजाती है और उन सबको कहती है, इस कंपटीशन के दौरान हमारी हिजू टावर की एक एक लड़की आपके साथ रहेगी। जितने भी लोग जहाँ पर अल्केमी परफॉर्म करेंगे, उनके साथ हमारी एक स्टूडेंट होगी जो कि उनको जज करेगी, ताकि आप लोग चीटिंग ना कर सकें। मास्टर लू की बात सुनते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, जज टावर वाले तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं इसलिए तो यहाँ पर आया हूँ। अब जबकि खूबसूरत लड़की मेरे पास खड़ी होगी, तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर पिल्स बनाऊंगा और मुझे जरा भी दुकान नहीं होगी। जजू टावर वाले वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जावजा मास्टर लू की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो फिर से अनाउंस करना शुरू करती। साजन सबसे कहती हैं, इस अल्केमी कंपटीशन में 100 से भी ज्यादा अल्केमिस्ट हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन इस अरीना के सेंटर में सिर्फ 20 कॉल्ड्रॉन ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ 20 लोग आकर खड़े हो सकते हैं, वो जो कि बाकी के सारे अल्केमिस्ट से टॉप लिस्ट पर हों। और अगर आपको लगता है कि आप बाकी के सारे अल्केमिस्ट से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो फिर आपको आकर फर्स्ट नंबर वाले क्वाड्रेंट पर खड़ा होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके अल्केमी के स्किल्स बहुत ज्यादा बुरे हैं, तो फिर आपको जाकर लास्ट पीसी साथ खड़ा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस वाली बात सुन के पहले तो मास्टर यूबी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर साथ ही हंसते हुए बाकी के सारे अल्केमिस्ट से कहते हैं, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। अल्केमी को परफॉर्म करने के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एल्केमी के लिए सिर्फ टेक्निक्स और स्किल्स काफी नहीं है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर हम अल्केमी को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जाकर फर्स्ट प्लेस पर खड़ा होना चाहिए। सारे पार्टिसिपेंट मास्टर लू की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमें नहीं पता कि हम में से कितने ज्यादा लोग इस कंपटीशन को जीतने वाले हैं, लेकिन मास्टर व्यू तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। इनको फर्स्ट बार जाकर खड़े होना चाहिए। मास्टर यूविन साहब की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा पंप हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी जाकर फर्स्ट कॉल्डन पर खड़ा होता हूँ। लेकिन उसी वक्त कोई पीछे से आता है और चिल्लाकर कहता है, मेरा रास्ता ब्लॉक मत करो, साइड पर हटो, बुढ़े कहीं के। मास्टर लू जैसे पीछे की तरफ देखते हैं तो उनके पीछे यू लैंग खड़ा होता है, मेडिसिन किंग का स्टूडेंट। वो चिल्लाकर उसे कह रहा होता है, बुढ़े कहीं के, साइड पर हट जाए मेरे रास्ते में। मास्टर लू वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये कमीना लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? पिछली बार भी कंपटीशन में मैं इसी लड़के से हारा था। ये तो पद हले से मेडिसिन किंग का स्टूडेंट है, फिर ये वाइडन फेस्टिवल में हिस्सा क्यों ले रहा है? बाकी के सारे लोग भी उसे देखकर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये तो वही लड़का है, मेडिसिन किंग का स्टूडेंट, जो कि इंपीरियल पैलेस के कंपटीशन में पहले नंबर पर आया था और मास्टर लू सेकंड नंबर पर आए थे। वो मास्टर लू से कहते हैं, मास्टर लू, आपको क्या लगता है, ये तो आपका राइवल है और आप दोनों इकट्ठे जाकर खड़े हो सकते हैं। वो मास्टर लू से कहते हैं, मास्टर लू, क्या आपको लगता है कि आप इस बार इसको हरा पाएंगे? मास्टर लू उनसे कहते हैं, ये लड़का वाकई में एक जीनियस है। 100 साल में सिर्फ इस तरह का सिर्फ एक ही लड़का पैदा होता है। उसकी अल्केमी के स्किल बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लास्ट टाइम ये मुझसे जीत गया था सिर्फ कुछ सेकंड्स के ऊपर, लेकिन इस बार मैं इसे नहीं जीतने दूंगा। हालांकि ये पिछली बार जीत गया था, इसलिए ये फर्स्ट कॉल राउंड के ऊपर जाकर खड़ा हो सकता है। मैं सेकंड पार्ट साथ खड़ा हो जाऊंगा।
वो सारे कल्टीवेटर्स उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और कहते हैं, मास्टर लू, आप तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मास्टर लू वहीं पर खड़े होकर सोचना शुरू कर देते हैं, इस लड़के ने लास्ट टाइम कंपटीशन में मुझे हरा दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं इसे जरूर हरा दूंगा। ये लड़का लास्ट टाइम भी मुझसे जीता था। लगता है कि ये जानबूझकर मेरे पीछे वाइडन फेस्टिवल में आया है ताकि जो मुझे हरा सके। मास्टर भी वहीं पर खड़े सोच रहे होते हैं कि उसी वक्त आंटी टप पीछे से आती हैं और उसे कंधा मारते हुए कहती हैं, अगर तुम्हें वहां पर नहीं जाना तो तुम साइड पर हट जाओ, रास्ते में क्यों खड़े हो। मास्टर लू कहते हैं, अब ये कौन बदतमीज है। लेकिन जैसे ही वो आंटी टाओ की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो आंटी टाओ को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कौन है। बाकी के पार्टिसिपेंट मास्टर लू से पूछते हैं, मास्टर लू, क्या आपको पता है कि ये बूढ़ी औरत कौन है? हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या आपने इसके चेहरे को गौर से देखा? ये तो एक भूतनी लग रही है। मास्टर लू बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, यार ये बूढ़ी औरत यहाँ पर क्या कर रही है? वो सभी मास्टर लू से कहते हैं, मास्टर लू, आप इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? क्या आप इसको जानते हैं? ये मास्टर लू उन सब से कहते हैं, मैं इस औरत को कैसे नहीं जान सकता। आज से 30 साल पहले जब मैं सिर्फ एक सेकंड ग्रेड का मास्टर था, तब एक लड़की हेजू टावर से निकली थी और वो 5th ग्रेड की मास्टर बन गई। वो मिरेकलस डॉक्टर थी। उसका नाम टाओ डैनिंग था और वो बहुत ही अच्छी अल्केमिस्ट थी। वो हमारे मेडिसिन किंग के मुकाबले पर थी। दोनों ही एक दूसरे के मुकाबले पर थे। हालांकि मेडिसिन किंग बाद में 7th ग्रेड का मास्टर बन गया और टाओ डैनिंग वहीं पर रह गई। वो 5th ग्रेड से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन कुछ अरसा पहले वो गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई। अब वापस आई है, पता नहीं वो कितने ग्रेड पर पहुंच चुकी होगी। मास्टर लू उन सब से कहते हैं, लेकिन ये तो यू टावर की चीफ एल्केमिस्ट है, फिर इसे यहाँ पर अपने ही फेस्टिवल में हिस्सा लेने की क्या जरूरत पड़ी है। वो सारे पार्टिस्ट मास्टर लू का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे कहते हैं, मास्टर लू, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वहाँ पर अभी 3rd कार्लडन बाकी है। आप 3rd पर जाकर खड़े हो सकते हैं। किसी भी कंपटीशन में जीतने वालों के 3 नंबर होते हैं। तीसरे नंबर पर भी तो आया जा सकता है। आप तीसरे में जाकर खड़े हो जाएं। उनकी बात सुनने के बाद बजदा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तीसरे नंबर पर जाकर खड़ा हो सकता हूँ। अगर किसी कंपटीशन में देखा जाए तो विनर 3 होते हैं। अगर आज मैं यहाँ पर तीसरे नंबर पर भी आ जाता हूँ तो इसका मतलब मैं भी एक विनर हूँ। मास्टर लू जैसे ही तीसरे नंबर के कॉल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, उसी वक्त पीछे से विशेष मेडिसिन किंग आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, तुम सब लोग कीड़े मकोड़े मेरे रास्ते से हटो। तो लोग जैसे पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे मेडिसिन किंग होता है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और सारे के सारे मेडिसिन किंग को वहां पर देखकर अपना सर झुका लेते हैं। मेडिसिन किंग उनके पास से आग गुजर जाता है। मास्टर लू कहते हैं, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेडिसिन किंग भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। आयुष, यहाँ पर चल क्या रहा है? हेजू टावर की चीफ अल्केमिस्ट भी हिस्सा ले रही है, जबकि मेडिसिन किंग, जो कि पहली मेडिसिन फैमिली का चीफ अल्केमिस्ट है, वो भी इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहा है। मेडिसिन किंग मास्टर जनसोंग अरीना के सेंटर में जो कार्लडन पड़े होते हैं, उनमें से तीसरे कार्लडन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। एक अल्केमिस्ट मास्टर लू से कहता है, मास्टर लू, मुझे नहीं लगता कि अब आप तीसरे नंबर पर भी आ सकेंगे। मास्टर लू साथ ही चिल्लाकर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम सब लोग तो पहले से ही बहुत ज्यादा फेमस हो और किसी न किसी बड़ी फैमिली के चीफ एल्केमिस्ट हो। फिर तुम सब लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? आज यहाँ पर मुझे जीतना था। तुम सब लोग मेरी सीट छीनने के लिए आए हो। जबकि बाकी के अल्केमिस्ट मास्टर लू की बात सुनकर हैरान होते हैं और कहते हैं, मास्टर लू, आप भी तो एक फेमस अल्केमिस्ट हैं, फिर भी आप हमारी जगह पर यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि आप हमारी सीट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जावजा उन सब से कहती है, अब जबकि सारे के सारे पार्टिसिपेंट अपने अपने कॉल्ड्रॉन के सामने खड़े हो चुके हैं, तो मैं तुम्हें गेम के रूल्स बताती हूँ। जावजा उन सब से कहती है, हमारे इस कंपटीशन के 3 राउंड्स हों और हर राउंड में जो भी जीतेगा वो आगे आएगा और जो हार जाएगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप लोग पहले राउंड में पहले नंबर पर आ जाते हैं तो यहाँ पर सेंटर में जो 20 कलर ड्रॉन है, यहाँ पर जो भी फर्स्ट प्लेस पे खड़ा होगा उसे सेकंड में जाना पड़ेगा और आप लोग आकर उसकी जगह ले सकते हैं। और इसी तरह को हमारी गेम चलती रहेगी जब तक कि हमारा लास्ट 1 बंदा हमें मिल नहीं जाता। तीसरे राउंड के एंड होने तक जो भी बंदा फर्स्ट कॉल ड्रॉन के सामने खड़ा होगा वही हमारा विनर होगा। जावजा उन सब से कहती है, इस बार का कंपटीशन बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस बार पूरे टिंच एम्पायर से सबसे फेमस एल्केमिस्ट भी यहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही फेमस एल्केमिस्ट कम्पीट कर रहे हैं। तो इस बार का इनाम भी बड़ा होना चाहिए। इस बार इस कंपटीशन को जो भी जीतेगा उसे वो ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा। हमारे जजू टावर का खजाना यानी बुद्धि रूट्स दी जाएंगी और साथ ही 2 लड़कियां एक बॉक्स बनाकर लाती हैं जिसके अंदर वो खजाना रखा होता है। वो आते ही उस बॉक्स को खोलती हैं तो उसके अंदर बुद्धि रूट्स रखी होती हैं। वो सारे लोग जो देखकर
बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर जनस में इस बॉक्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये बुद्धि रूट्स बिल्कुल असली है। कैसे ये कंपटीशन स्टार्ट होगा? मैं इन सबको हरा कर विनर बन जाऊंगा और जैसे ही मैं विनर बनूंगा ये बुद्धि रूट्स मेरी हो जाएंगी। आंटी डाउ चिल्लाते हुए उसे कहती हैं, बूढ़े घोसर, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें बुद्धि रूट्स नहीं लेने दूंगी और तुम इस कंपटीशन को नहीं जीत पाओगे। मेडिसिन किंग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस काबिल हो कि तुम अल्केमी में मुझे हरा सको? आंटी डाउ उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती हैं, जबकि मास्टर ली बहुत ज्यादा घबराए वहां पर खड़े होते हैं। कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि जू फैन कहां पर है। और अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मास्टर ली ही जू फैन है जो कि बेस बदर का यहाँ पर आया है, तो आप सब लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मास्टर ली है, जू फैन नहीं। मास्टर ली बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और कहते हैं, इस बार का बॉटन फेस्टिवल तो बहुत ज्यादा खास है। इस कंपटीशन को जीतना तो बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 टॉप रैंक के अल्केमिस्ट मौजूद हैं। इन सब से जीतना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मास्टर ली कहते हैं, ये बात तो वाकई में जाहिर है कि ये दोनों यहाँ पर बुद्धि रूट्स के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। अगर कोई इस कंपटीशन को जीत भी जाता है इन दोनों के अलावा, तो किस में इतनी हिम्मत है कि इन दोनों को नजरअंदाज करते हुए बुद्धि रूट्स को अपने लिए रख ले? या फिर मेडिसिन किंग उसे सेफ बुद्धि रूट्स को लेने देगा? अब मुझे नहीं लगता कि कोई इतना पागल होगा जो कि इस कंपटीशन को जीतने के बाद 2 भूखे टाइगर्स के सामने से उसके प्राइज को छीन ले। जावजा उन सब से कहती है, अब जबकि सब लोग अपने अपने क्वाड्रन के सामने खड़े हो चुके हैं, तो चलो फिर इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोगों को राउंड 1 में एक पील बनानी। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको कौन सी ग्रेड की पील बनानी है। ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। और साथ ही जावजा हंसते हुए उन सब से कहती हैं, आप लोगों का ये टास्क बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर जितने भी कंपिटिटर्स हैं उन सबको राउंड 1 के लिए फर्स्ट ग्रेड की पील बनानी है, जो कि सबसे लोएस्ट ग्रेड है। वहां पर जितने भी अल्केमिस्ट मौजूद होते हैं वो सारे के सारे जो बातन का बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसा कंपटीशन है, हमें फर्स्ट ग्रेड की पील क्यों बनानी है? ये तो सबसे लोएस्ट पल होती है। जबकि मेडिसिन किंग और उसका स्टूडेंट भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर की बाद वो सारे के सारे कंपिटिटर्स हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, फर्स्ट ग्रेड की पील बनाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है क्योंकि हम सभी लोग अल्केमिस्ट हैं। और अगर कोई फर्स्ट ग्रेड की पील को नहीं बना सकता तो वो अल्केमिस्ट कहलाने के लायक नहीं है। इसका मतलब राउंड 1 को तो हम लोग बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। वो सारी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, मैं तो इसे चुटकी बजकर बना लूंगा। मेडिसिन किंग और उसका स्टूडेंट वो दोनों भी से बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जावजा हंसते उन सब से कहती हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। हालांकि फर्स्ट ग्रेड पील को बनाना बहुत ज्यादा आसान काम है, आप में से कोई भी इस पील को बना सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सब लोग आपकी टेक्निक को देखने वाले हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको यूज करते हुए आप फर्स्ट ग्रेड की पील को बहुत जल्दी बना सकते हैं। यहाँ पर टोटल 1000 लोग हैं जो कि इस कंपट में हिस्सा ले रहे हैं और आप में से सिर्फ 100 लोग ऐसे होंगे जो कि सबसे ज्यादा तेजी के साथ फर्स्ट ग्रेड की पील को बनाएंगे। सिर्फ वही 100 लोग अगले राउंड में जाएंगे, जबकि बाकी के सभी लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए आप सब लोग जितनी तेजी के साथ फर्स्ट ग्रेड की पील को बना सकते हैं उतनी तेजी के साथ बनाएं ताकि आपके अगले राउंड डी में जाने के चांसेस बढ़ जाएं। जशा की ये वाली बात सुनने के बाद वो सारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हम सब लोगों को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की पील को बनाना इतना भी आसान काम नहीं है। वो सारे इसीलिए भी गुस्सा होते हैं क्योंकि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और ये लोग सिर्फ 100 को ही आगे भेजने वाले हैं सेकेंड राउंड, जबकि बाकी के सभी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये वाला कंपटीशन तो बहुत ज्यादा टफ है क्योंकि मेरिट में आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जावजा उन सबसे कहती है, मेरे पास एक छोटी सी बेल है, इसी तरह की एक बेल तुम्हारे पास जितनी भी स्टूडेंट्स खड़ी हैं उनके पास भी है। जैसे तुम अपनी पिल को बना लोगे, वो लड़की तुम्हारे पास खड़ी वो उस बेल को बजा देगी और इसी के साथ हमें पता चल जाएगा कि सबसे पहले पिल को किसने बनाया है और उसके बाद किसने बनाया है। और जैसे ही मेरे हाथ में जो बेल है मैं इसको बजाऊंगी तो ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही वो बेल को बजा देती है और कहती है, चलो फिर सभी लोग शुरू हो जाओ। अब क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ 100 लोग ही आगे जाने वाले हैं, वो सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके दिल में एक डर बैठ जाता है कि क्या वो लोग इसको कर पाएंगे
या नहीं। वहां पर जितने भी मास्टर्स होते हैं, हालांकि वो सारे फर्स्ट ग्रेड की पील को आसानी से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके हाथ से जड़ टया गिरना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि वहां पर मौजूद बड़े बड़े मास्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मेडिसिन किंग का स्टूडेंट बड़े ही आराम से खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है कि ये कंपटीशन किस बारे में है। ये कंपटीशन स्पीड के बारे में नहीं है, ये कंपटीशन तो हमारे दिल के बारे में है। क्या हम लोग अपने दिल को शांत रख पाते हैं या नहीं? किसी ऐसे मौके पर जब हमें कंफ्यूज होना हो, वहां पर हम अपने आप को अगर शांत नहीं रख पाएंगे तो हम लोग किसी भी पिल को रिफाइन नहीं कर पाएंगे। यूलान कहता है, अगर हम लोग ठंडे दिमाग से नहीं सोचेंगे तो अगर कोई थर्ड लेवल का अल्केमिस्ट भी क्यों ना हो, वो भी फर्स्ट लेवल की पील को नहीं बना पाएगा। जबकि मेडिसिन किंग भी उन सब की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं, ये सारे लोग तो बिल्कुल बेवकूफ हैं, इनको तो अल्केमी का ए भी नहीं आता। और फिर साथ ही किंग अपनी मेडिसिन को बनाना स्टार्ट करते हैं। वो अपने हाथ पर अपनी ग्रीन फायर को एक्टिवेट करते हैं और अपने क्वाड्रन के अंदर सारी जड़ी बूटियों को डालने के बाद उन्हें रिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। मास्टर लू उसकी तरफ देख रही होती हैं और कहते हैं, ये तो वाकई में इंजू एम्पायर का नंबर 1 अल्केमिस्ट है, जरा इसकी तरफ देखो तो सही। ये सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की पिल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी रिफाइनमेंट की टेक्निक देखो, ये कितना शांत रहकर अपनी रिफाइनमेंट को कंप्लीट कर रहा है। हालांकि ये बड़े ही आराम के साथ ये सारा काम कर रहा है, लेकिन इसकी स्पीड फिर भी टॉप 20 से बहुत ज्यादा है। मेडिसिन किंग आंटी टाव से कहता है, बूढ़ी औरत, ऐसे सिर्फ अपनी 50 स्पीड को यूज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मौका मिल सके। बाद में मत कहना कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ। अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करो और दिखाओ मुझे कि तुम कितनी अल्केमी आती है। अगर मैं अपनी 50 पर पावर को यूज करते हुए एक पिल को बनाता हूँ और तब भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाती, तो तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। यहाँ से भाग जाओ, हमारे लिए यही अच्छा रहेगा। आंटी डम उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, लगता है कि ये मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं डिस्ट्रक्ट हो जाऊं और मैं पिल न बना सकूं। लेकिन मुझे इसकी बातों में नहीं आना। वो फिर से अपनी कॉल्ड्रॉन के ऊपर अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देती हैं और साथ ही आंटी टाव कहती हैं, हालांकि मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं मेडिसिन किंग के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट सीन टावर के ऊपर का दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टर चूचू खड़ी सब कुछ देख रही है। उसी वक्त क्यालान पपलिन और जिन्हो मैशन वाले वहाँ पर आ जाते हैं। जीटियान और मास्टर जू बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और आते ही चूचू से कहते हैं, सिस्टर चूचू, जल्दी से बताओ वो लड़का कहाँ पर है जो तुम्हारे साथ था। सिस्टर चूचू उन दोनों से कहती हैं, ये बहुत ही खतरनाक जगह है और मुझे पता है कि आज यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, इसीलिए मैंने उस लड़के को यहाँ से बेच दिया है। जीटान उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या वो वाकई में यहाँ से चला गया? अगर वो लड़का यहाँ से चला गया है तो फिर विश इस मेडिसिन किंग का सामना कौन करेगा? मास्टर ड्यूडन उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है वो लड़का विशेष मेडिसिन किंग का सामना करने के लायक है? जैसे ही हम लोगों ने उसे बताया कि उसे यहाँ से भागना है क्योंकि उसकी जान को खतरा है, वो जल्दी से वहाँ से भाग गया। उसने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ये बात सुनते ही मास्टर जू और जीटान दोनों के ऊपर ही बिजलियां गिरती हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। हालांकि वो दोनों ही जू पैन को अपना भाई मानते हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों को अच्छी तरह से पता है कि जू फैन कितना बड़ा कमीना और खुदगर्ज इंसान है और वो किसी वक्त भी उन्हें धोखा दे सकता है। डियन सोच रहा होता है, अगर जू फैन यहाँ से चला गया है तो हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जू फैन हम दोनों फैमिली वालों को यहाँ पर फंसाकर चला गया है? जू फैन ने हम दोनों फैमिली वालों से कहा था कि हम लोग मिलकर एक अलायंस बनाते हैं और हम लोग इंपीरियल गेट फैमिली के खिलाफ जाते हैं। उसकी वजह से हमने हापो के साथ फाइट की। अब हापो और इंपीरियल गेट वाले हमारे दुश्मन बन चुके हैं और जू फैन यहाँ से भाग चुका है। टन कहता है, मुझे पक्का पता है वो लड़का मुझे फिर से धोखा देकर यहाँ से चला गया है। लेकिन उसी वक्त नबा और डन डन अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। सिस्टर चूचू अन साहब से कहती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम लोगों को रात को यहाँ से जाने को कहा था, तुम लोग वापस क्यों आ गए? डन डन उन्हें बताती है, हस्बैंड रास्ते में ही रुक गए थे और उन्होंने कहा कि उसे वापस जाना है और वो वापस आ गए। क्या आप लोगों ने उसे यहाँ पर देखा है? सिस्टर चूचू भी इस बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सोमशु वापस आ चुका है जबकि मैंने उसे यहाँ से जाने का कहा था। वो बेवकूफ लड़का करना क्या चाहता है? क्या वो यहाँ पर मरने के लिए आया है? जबकि जीटीजी बास उनका बस्ता खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि वो लड़का वापस आ गया है। वो जल्दी से जा बेबी बैल्कनी से नीचे देखता है और कहता है, आखिर वो बेवकूफ लड़का कहाँ पर? मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। मास्टर किंग काई भी आगे बढ़ती हैं और उन सबसे कहती हैं, ये एक बहुत ही बुरी खबर है। मेडिसिन किंग ने अपनी पिल को रिफाइन कर लिया है और बहुत ही जल्दी वो अपनी पिल को बना लेगा। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स और लगेंगे। मास्टर जू और एथ एल्डर
ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि मेडिसिन किंग को दिखाते हैं उसकी पिल उसके हाथ में होती है जो कि शेप लेने वाली होती है और बहुत ही जल्दी वो अपनी पिल को कंप्लीट करने वाला होता है। सिस्टर चूचू कहती है, और हमारी आंटी टाओ कैसा कर रही है? वो उनसे कहती है, आंटी टाओ की पिल बनने में अभी पूरा 1 मिनट है। सिस्टर चूचू कहती है, हमारी आंटी टाओ तो विशेष मेडिसिन किंग के मुकाबले में एक फर्स्ट एड की पील भी नहीं बना सकती। उनकी स्पीड तो बहुत ज्यादा कम है। क्या ऐसा कोई भी नहीं? पूरे टीजू अंपायर में कोई भी ऐसा अल्केमिस्ट नहीं है जो कि विशेष मेडिसिन किंग को स्पीड में हरा सके? जूलन अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, आपकी अल्केमी को तो कोई भी नहीं हरा सकता। आप तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज हैं। उसके मास्टर भी आगे से हंसते हुए कहते हैं, हाँ, तुम्हें पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। अब मैं जल्दी से फर्स्ट राउंड को जीतने वाला हूँ और उसके बाद बुद्धि रूट्स हमारी हो जाएंगे और हम लोग हेलू टावर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मेडिसिन किंग अभी अपनी पिल को बनाने ही वाला होता है को उसी वक्त पीछे से बेल बजने की आवाज आती है। वो सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं कि ऐसा कौन है जो कि मेडिसिन किंग से भी ज्यादा तेज है। वहां पर जितने भी लोग पिल बना रहे होते हैं वो अपनी पिल को छोड़कर पीछे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। आजी, आवाज कहाँ से आई है? और साथ ही वो सारे लोग बातें करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा कौन है जो कि विशेष मेडिसिन किंग जनसॉन से भी ज्यादा तेज है। जबकि मास्टर जनसॉन भी उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। उसी वक्त जू फैन को दिखाते हैं जिसने किंग की आन का चोगा पहना होता है जिसके पीछे हीवन टॉपलिंग लिखा हुआ है। यूलम भी ये देखकर बजदा हैरान हो जाता है और अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, ये तो चू किंग पयान है। सिस्टर चूचू भी ये पास उनका बजदा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या ये वाकई में मेरा भाई चू किंग कियान है? मास्टर जियो से कहते हैं, चूचू गर्ल, ये तुम्हारा भाई नहीं है बल्कि ये वो लड़का है जिसका हम सब लोग इंतजार कर रहे थे। और साथ ही जाओशा कहती हैं, नाइट रेन सिटी के सॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर सन ने अपनी पिल को कंप्लीट कर लिया है और वो भी सबसे पहले कंपटीशन देखने के लिए। जितने भी लोग आए होते हैं वो सारे ये नाम सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, यार ये सॉन्ग फैमिली कौन है? हमने कभी सॉन्ग फैमिली के बारे में नहीं सुना। और ये जंग मास्टर सॉन्ग कौन है? हमने तो इसे पहले कभी देखा भी नहीं। हमने तो कभी संग फैमिली के बारे में नहीं सुना। फिर भी एक ऐसा लड़का जो कि संग फैमिली से है, एक ऐसी फैमिली से जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उसने मेडिसिन किंग को हरा दिया है जो कि टन एम्पायर का नंबर 1 अल्केमिस्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि जू फैन उन सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनते हुए हल्का हल्का मुस्कुरा रहा होता है और बहुत ज्यादा फहर महसूस कर रहा होता है। मिस्टर चू कहती है, मैंने इस लड़की को यहाँ से जाने का कहा था। फ्रेंड, ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया? क्या ये मरना चाहता है? वापस क्यों आ गया है ये? लेकिन साथ ही सिस्टर चूचू काफी ज्यादा खुश भी होती है और कहती है, इस लड़के को अच्छी तरह से पता है कि हाँ पर इसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर मेरे लिए वापस आया ताकि जब मेरे साथ खड़ा हो सके। ये लड़का तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके मोरल्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। जबकि साथ ही अंगबू को दिखाते हैं जो कि जू फैन को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसी के साथ 5th एल्डर बैठे होते हैं। वो उसे कहते हैं, अगर आप इसकी जान लेना चाहते हैं तो ये इतना भी आसान नहीं है। इन सारे लोगों के सामने आप इसको नहीं मार सकते। आपको पास थोड़ी देर के लिए इंतजार करना होगा। जैसे ये कंपटीशन खत्म होगा मैं आपके लिए इस लड़के को मार दूंगा। हाँ, वो उसकी बात सुनने के बाद शांत हो जाता है और सोचता है, 5th एल्डर ने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर मैं इसको मारता हूँ तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी क्योंकि ये एक 3rd क्लास का लड़का है। इस तरह के किसी लड़के को मारने से मेरी इज्जत में बहुत ज्यादा कमी आ सकती है। इसलिए 5th एल्डर को ये कर देता हूँ। जबकि कोई और मेरा काम करने के लिए मौजूद है तो फिर मुझे ये काम क्यों करना है? हाँ, वो 5th एल्डर को इशारा करते हुए कहता है, ठीक है, कंपटीशन के बाद इस लड़के को मार देना। जबकि 5th चाइडर अपने किसी प्लान पर होते हैं और वो कहते हैं, मेडिसिन किंग, काश तुम यहाँ पर होते और ये देखते। इस लड़के को मारने के बाद मैं हांग पो के कितना ज्यादा करीब हो जाऊंगा। जू फन अपनी पिल बनाने के बाद सीधा मेडिसिन किंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जबकि मेडिसिन किंग अभी भी अपनी पिल को बना रहे होते हैं, लेकिन वो उसको देखकर काफी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। जबकि जू फन भी जानबूझकर उनको गुस्सा दिला रहा होता है ताकि वो गुस्सा हो जाए और उनका दिमाग ठंडा न रह सके और उनकी पिल रिफाइन होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाए। मास्टर किंग उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी पिल को बना लेते हैं और साथ उसकी बेल भी बच जाती है। जाज लान करती है कि मास्टर जनसंघ ने दूसरे नंबर पर पिल को रिफाइन कर लिया है। अपनी पिल बना लेने के फौरन बाद मास्टर मेडिसिन किंग चिल्लाते हुए उसे कहते हैं, लड़के, तुम मुझे घूर का क्यों देख रही हो? क्या तुम मरना चाहते हो? जूपन उसके कॉलन के ऊपर अपना पांव रखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने कॉल्डन के ऊपर पव रख खड़ा हूँ। जूफ जैसे ही मेडिसिन किंग के साथ इस स्टोन में बात करता है, वहाँ पर हाल में जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग से देखकर बोस्ता हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, कहीं ये लड़का वाकई में पागल तो नहीं है?
ये मेडिसिन किंग के सामने इस तरह बात कैसे कर सकता है? हालांकि 7 बड़ी फैमिलीज वाले भी मेडिसिन किंग से डरते हैं, जबकि मास्टर लू देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहते हैं, आर ये लड़का आया कहाँ से है? ये लड़का तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, इसको तो बात करने की तमीज नहीं। लेकिन हैर मेडिसिन किंग के साथ ऐसी ही बात करनी चाहिए। मेडिसिन किंग वैसे तो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो अपने आप में सोच रहे होते हैं, अगर मैं इस लड़के के साथ यहीं पर फाइट करता हूँ तो मैं इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। मुझे इस कंपटीशन को जीतकर बुद्धि रूट्स को हासिल करना है। वो जू फैन से कहते हैं, लड़के तुम यहाँ पर मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो या फिर तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो। वापस अपनी जगह पर क्यों नहीं चले जाते? अगर तुमने मुझे यहाँ पर आने की कोई रीजन नहीं दी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करूंगा। जू फैन आगे बढ़ता है और मास्टर के सामने खड़ा होकर उसे आंखें दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हें किस बात एक्सप्लेनेशन दूं? ये जगह तुम्हारे बाप की नहीं है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और मैं जहाँ भी चाहे वहां पर जाकर खड़ा हो सकता हूँ, और वैसे भी ये जगह मेरी है। मास्टर जनसंग उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो दोनों आपस में फाइट करने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त जज उन दोनों से कहती है, प्लीज आप दोनों शांत हो जाएं। फिर वो मेडिसिन किंग से कहती है, मास्टर जनसंग, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस कंपटीशन के रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो भी फर्स्ट राउंड को जीतेगा वो फर्स्ट प्लेस पर आकर खड़ा हो सकता है। अब क्योंकि मास्टर सॉन्ग ने इस राउंड को जीत लिया है, वो फर्स्ट कॉल रन के ऊपर खड़े हो सकते हैं। जहाँ पर आप खड़े हैं आपको नीचे दूसरे वाले कॉर्डन में जाना होगा। जूफन मास्टर जनसोंग से कहता है, तुमने जज की बात सुन ली है, अब जल्दी से अपनी शरीफ को उठाओ और सेकंड क्वाड्रेंट पर चले जाओ। फर्स्ट प्लेस मेरी है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सब के सामने मास्टर जनसोंग की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है, लेकिन मास्टर जनसोंग अपने गुस्से पर पूरा काबू करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो डिस्ट्रक्ट हो गए तो वो अगली बार फील नहीं बना पाएंगे। मास्टर जनसंग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। वो जल्दी से अपने गुस्से को पी जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम इस राउंड को जीत गए हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लकी थे, लेकिन अगले राउंड को नहीं जीत पाओगे। और साथ ही मास्टर सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं, आजकल के बच्चों को तो जरा भी तमीज नहीं। मास्टर जनसंग उसे कहते हैं, मैं तो आराम से सेकंड कॉर्डन पर जाने वाला था, तुमने मेरे कॉर्डन के ऊपर पांव क्यों रखा? जू फेन उसे कहता है, तुम्हारा कॉर्डन कहाँ से आ गया? जब मैं जीत चुका हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रन मेरा है और सेकंड राउंड में मैं ही जीतूंगा, तो फिर जो क्वाड्रन तुम्हारा नहीं हो सकता, इसलिए आप चुपचाप अपना मुंह बंद करो और जाकर सेकंड क्वाड्रन के ऊपर खड़े हो जाओ। बतातर मास्टर जनसोंग को सारी समझ आ रही होती है। वो कहते हैं, ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा बदतमीज है और इसके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है। अगर मैं इसके साथ इसी तरह बातों की फाइट करता रहा तो ये लड़का मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देगा, जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। अभी के लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। एक बार बुद्धि रूट्स मेरे हाथ में आ जाए उसके बाद इस लड़के को मैं अपने हाथों से मारूंगा। रीना के बाहर जो लोग कंपटीशन को देखने वाले होते हैं उनमें 2 लड़कियां बैठी होती हैं। वो आपस में एक दूसरे से कहती हैं, मास्टर जनसोंग को क्या हो गया है? वो टिज एम्पायर के नंबर 1 अल्केमिस्ट है। फिर वो एक छोटे से लड़के के साथ बहस क्यों कर रहे हैं, वो भी सिर्फ स्पॉट के लिए? उन्हीं दोनों लड़कियों के पीछे एक और लड़का बैठा होता है, एक चश्मे वाला नया कैरेक्टर। वो उनसे कहता है, ऐसी बात नहीं है, वो दोनों आपस में बहस कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो एक दूसरे को गुस्सा दिला सके, क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है तब आप लोग अपने किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते, और एक बार अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो वो अपनी रिफाइनमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे और वो सेकंड राउंड को हार जाएंगे। इसलिए वो दोनों एक दूसरे को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहे कितने ही बड़े मास्टर क्यों ना हो, अगर आपका मन शांत नहीं है तो फिर आप एक पिल को रिफाइन नहीं कर सकते। यंग मास्टर सॉन्ग ने मास्टर को गुस्सा दिलाने की कोशिश की, लेकिन मास्टर को बहुत ही जल्दी इस बात का एहसास हो गया कि ये उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके मन को विचलित किया जा सके। लेकिन मास्टर जनसोंग तो वाकई में एक मास्टर कहलाने के लायक है। वो तो मास्टर मेडिसिन किंग है। उन्हें जल्दी से इस बात की समझ आ गई और उसी वक्त एक और पीले बालू वाला लड़का या लड़की उसके पास आता है और उसे कहता है, तो तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। और वो उसे खींचता हुआ वहां से ले जाता है, जबकि वो चश्मे वाला लड़का उसे कहता है, अरे यार रुको, मुझे कंपटीशन तो देखने दो, यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। नेक्स्ट सीन फिर से अरीना के सेंटर का होता है। जाज जानी के जावजा उन सब से कहती है, हमारे 100 लोगों ने पिल को कंप्लीट कर लिया है, जबकि बाकी के जितने भी लोग हैं जो कि इन पास होने वाले 100 के अलावा हैं, उन सबको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उसी वक्त मेडिसिन किंग अरीना के सेंटर में आ जाते हैं और जावजा से कहते हैं, जरा रुको, मुझे एक शिकायत करनी है। मुझे लगता है कि तुम्हारी उस स्टूडेंट ने, जो कि उस लड़के सॉन्ग के पास थी, उसने गलत जजमेंट दी है। मास्टर जनसोंग उसे कहते हैं, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि
इस पूरे एम्पायर में कोई ऐसा दूसरा अल्केमिस्ट है जो कि मुझसे भी ज्यादा तेज है। मुझे लगता है कि इस लड़के ने चीटिंग की है। मेडिसिन किंग के सिर्फ इतनी बात करने की देर थी कि वहां पर जितनी भी जनता होती है वो सारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हाँ, मेडिसिन किंग से फास्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर इस लड़के ने वाकई में चीटिंग की होगी। रीना के बाहर बैठी हुई जनता भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है, हाँ, इस लड़के ने चीटिंग की है। ये बच्चा तो अपनी अंडे से बाहर नहीं निकला। फिर ये अल्केमी कैसे जान सकता है कि इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है कि इसने मेडिसिन किंग को हरा दिया? इसने पिल पहले से अपने पास रखी होगी। और वो सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं, इसकी पिल को टेस्ट करो, इसने कौन सी पिल बनाई है, फिर पता चलेगा कि इसने उस पिल को कैसे बनाया है। जबकि सारी ही जनता एक ही लफ्ज बोल रही होती है कि सिडनी, इसकी पिल को टेस्ट करो। अजू फैन से कहती है, मास्टर, आपकी पिल को चेक करना होगा क्योंकि सारे लोग इस फैसले से सेटिस्फाई नहीं हैं। जावजा मास्टर सॉन से कहती है, यानी जू फैन से कहती है, इन सब लोगों को दिखाने के लिए क्या तुम इन सब लोगों के सामने खड़े होकर इनके लिए एक पिल बना सकते हो? जू फैन जज की बात सुनने के बाद उसे कहता है, नहीं, मैं एक पिल नहीं बनाऊंगा। जू फैन के नहीं कहने की देर थी कि वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, इस लड़के ने वाकई में चीटिंग की है, इसीलिए तो ये हम सबके सामने पिल नहीं बनाना चाहता। हमें तो पहले से पता था कि इसने चीटिंग किया। इसे फर्स्ट ग्रेड की पिल भी बनाना नहीं आता, इसलिए तो ये हमारे सामने फर्स्ट ग्रेड की पिल नहीं बना रहा। अगर इसे फर्स्ट ग्रेड की पिल भी बनाना नहीं आता तो फिर इसने चीटिंग की है, वरना ये टॉप 20 अल्केमिस्ट को कैसे हरा सकता है? आंटी टाओ भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है, मुझे लगता है कि इस लड़के ने वाकई में चीटिंग की है। हालांकि ये हेयू टावर की हेल्प करना चाहता है, लेकिन हमारे इस कंपटीशन के रूल बहुत ज्यादा सख्त हैं। अगर आप लोग चीटिंग करते हुए पकड़े जाए तो आपको बहुत ज्यादा सजा मिलती है। आंटी टाओ जू फैन से कहती है, बच्चे, तुम्हें इतनी ज्यादा यंग एज में इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। अगर तुम्हें अल्केमी नहीं आती थी तो तुम्हें यहाँ पर आकर चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम्हें इन सब से कौन बचाएगा? आंटी टाओजू से कहती है, चलो इस लड़के को जल्दी से एलिमिनेट कर दो और इसकी जगह पर जो भी पीछे है उसको ले आओ। मेडिसिन किंग उसे कहते हैं, जरा रुको, तुम लोगों को यह फैसला बिल्कुल गलत है। इस लड़के ने हमारे 100 पल फेस्टिवल के दौरान चीटिंग करने की कोशिश की है। तुम सब लोग इसे सजा के तौर पर सिर्फ यहाँ से निकाल रहे हो, ये तो बिल्कुल भी गलत है। और साथ ही मास्टर जनसोंग आंटी टाओ से कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसके ऊपर फेवर कर रही हो क्योंकि ये लड़का तुम्हारे हेयू टावर का दामाद है? सिस्टर चूचू भी सोच रही होती है, ये लड़का तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। हालांकि ये यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आया है, लेकिन फिर भी इसे यहाँ पर चीटिंग करने की क्या जरूरत थी? अब जबकि मेडिसिन किंग यहाँ पर मौजूद है, उसके सामने तो कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता। मास्टर जब ही सोच रहे होते हैं, हमारा जू फैन तो बहुत ज्यादा समझदार था, वो तो एक जीनियस डेविल था, फिर वो इस तरह की छोटी सी गलती कैसे कर सकता है? जू फैन भी हंसना शुरू कर देता है और उन सबसे कहता है, अभी तुम सबसे किसने कहा कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ? मैंने बस इतना कहा है कि मैं दोबारा वैसी पिल नहीं बनाऊंगा जैसी मैंने पहले बनाई थी। यूलन हंसते हुए उससे कहता है, अगर तुम दोबारा वही पिल नहीं बनाना चाहते तो इसका मतलब तो यही है कि तुम्हें वैसी पिल बनाना आता ही नहीं। ये तो तुम अपने मुंह से अपनी गलती को मान रहे हो। जू फैन उनसे कहता है, तुम सब लोग तो वाकई में बहुत बड़े बेवकूफ हो, पता नहीं कहां से मुंह उठाकर यहाँ पर चले आए हो। क्या तुम सब लोगों को ये नहीं पता कि हर एक कंपटीटर के साथ एक स्टूडेंट खड़ी थी जो कि उनको जज कर रही थी? अगर तुम सब लोगों को लगता है कि मैंने पिल बनाने में चीटिंग की है तो आप सब लोग उस स्टूडेंट को बुला लें जो कि उस वक्त मेरे साथ खड़ी थी। वो सारा टाइम मेरे साथ, उसने पिल को बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। जैसे ही तुम लोग उस पिल को देखोगे कि मैंने कौन सी पिल बनाई है तो तुम सब लोग ये बात अच्छी तरह से समझ जाओगे कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की। वो सारा टाइम मेरे साथ थी। उसने पिल को बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। जैसे ही तुम लोग उस पिल को देखोगे कि मैंने कौन सी पिल बनाई है तो तुम सब लोग ये बात अच्छी तरह से समझ जाओगे कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की। जू फैन उस लड़की से कहता है, मेरी प्यारी सी जज, जल्दी से यहां पर आ जाओ और इन सबको बताओ कि मैंने कौन सी पिल बनाई है। वो लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई वहां पर खड़ी होती है। जावजा उसे कहती है, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, तुमने जो कुछ भी देखा है वो यहां पर बता दो। अगर इसने तुम्हें ड्राई धमकाया है तो भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। यहां पर मेडिसिन किंग भी मौजूद है, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आंटी टाओ भी उसे कहती है, इतने डरने वाली कौन सी बात है, चलो जल्दी से बताओ, इसने कौन सी पिल बनाई है? ऐसी कौन सी पिल है जिसको बनाना इतना ज्यादा आसान है कि इसने इतनी स्पीड के साथ उस पिल को बना लिया? लड़की डरते डरते अपने मुंह से कुछ कहती है कि इसने जो पिल बनाई है। यूलन बीच में उसे टोक देता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से बताओ कि इसने कौन सी पिल बनाई है।